बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारड़ और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। और हम आपसे बहुत दफ़ा डिस्कस कर रहे होते हैं क्योंकि हम खुशियों में जो है ना इतने ज़्यादा गुम हो जाते हैं कि हम बाकी चीज़ों को भूल जाते हैं। एक्साइटमेंट लेवल हमारा इतना पहुंचा होता है, इतना ऊपर तक कि हम लोग टच कर रहे हैं। बिल्कुल, और हम लोग एक्साइटमेंट में हर चीज़ जो है भूल जाते हैं और कोई ना कोई गलती कर बैठते हैं और खुशी का जो मौका है वो फिर गमी में बदल जाता है। इसी तरह का जिस तरह से हम आप लोग अक्सर भी शेयर भी कर चुके हैं कि बर्थडे सेलिब्रेशंस जब हो रही होती हैं तो उसमें अक्सर हम देखते हैं कि कुछ ऐसी फायर कैंडल्स होती हैं तो हम लोग मतलब इतने वो एक्साइटेड होते हैं उस टाइम केक कटिंग में कि हम लोग वो उन देख ही नहीं रहे होते, ध्यान ही नहीं दे रहे होते, तो कोई ना कोई हादसा रोनुमा हो जाता है। और अब इसी तरह का हादसा जो है वो अमरीकी एक अदाकारा है और डिज़ाइनर भी है, उनके साथ पेश आया कि वो उनकी बर्थडे सेलिब्रेशन के टाइम वो अपना केक कट करने लगी, उनके बाल खुले थे तो वो जिस तरह से वो आगे हुई हैं केक कट करने लगी हैं तो उनके बाल जो हैं वो जल गए और काफ़ी ज़्यादा मतलब वो ना बर्न हो गए उनके स्किन। तो मतलब उनका जो खुशी का मौका था, इतनी एक्साइटेड थी वो, फिर वो गमी में बदल गया। ज़िंदगी के लिए शायद जो है ना एक अफसोस का लम्हा जो है बन गया। और बड़ा अहम मामला ही हमने आपसे पहले भी डिस्कस किया था कि केक जब हम लोगों के जो है फेस को पकड़कर केक के ऊपर गिराते हैं और हम अपनी तरफ से कह रहे होते हैं कि हम बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं और ये तो फ़न मोमेंट है, लेकिन वो फ़न मोमेंट कभी कभी ख़राब भी हो जाती है। कि अंदर हमने आपको बताया था कि कभी कभी उन्होंने तीलियाँ, अगर आप उनको कुछ और कह लें, टूथपिक्स भी लगाई होती हैं, मुख्तलिफ चीज़ें, स्टिक्स होती हैं वो भी लगाई होती हैं, वुडन, आम जुबान में कह लें तो तीलियाँ लगाई होती हैं और वो लोगों की आंखों में भी लग जाती हैं। तो आपको हमने ये बताया था, लेकिन अब ऐसा एक वाक़या सामने आया तो हमने सोचा आपसे फिर शेयर करें, क्योंकि बारहा ये देखने में आता है कि हर बर्थडे सेलिब्रेशन के ऊपर हम इन्हीं चीज़ों को जो है बार बार प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। हमारी प्रैक्टिस अब ये चीज़ों की हो गई कि हम लोग बर्थडे सेलिब्रेशंस में ये कुछ कर रहे होते हैं, कुछ ऐसे स्प्रेज होते हैं जो कि फायर भी होती है, स्प्रेज भी होते हैं, हम लोग मिक्स करके कर रहे होते हैं जब, तो फिर उससे जो है आग भी लग जाती है और कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा जान का मौके पे हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं होती और ना ही हमें समझ लगती है कि हम क्या करें यहाँ पर, किस शख्स को कैसे बचाया जाए। दूसरा, हमारी कोई इस तरीके से ट्रेनिंग भी नहीं है कि हमें पता लगे कि अचानक कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई है तो हमने क्या करना है, तब तक बहुत देर हो गई होती है। तो काइंडली आप लोग बहुत ज़्यादा ख्याल करें, खुसूसी तौर पर बच्चों के साथ ऐसा बिल्कुल मत किया करें। वैसे बड़ों को भी नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, लेकिन बच्चों का लाजमी तौर पर ख्याल रखें और बच्चों को ये बात बताया भी करें। जब आप कस्टमाइज केक बनवा रहे होते हैं तो पूछ लें जिनसे आपने बनवाया कि इसके अंदर क्या क्या आपने इस्तेमाल किया हुआ है, ताकि आपको पहले ही पता हो। बिल्कुल ऐसे ही। कस्टमाइज में तो लाजमी तौर पर अंदर वुडन स्टिक्स होती हैं, क्योंकि वो उन्होंने जिस तरह से चीज़ें लगाई होती हैं तो उसके वो उन्होंने उसकी हेल्प की वुडन स्टिक्स जो होती हैं, आप कह लें तीलियाँ, उनको सहारा दे रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, खासतौर पे बच्चे, क्योंकि बच्चे जो होते हैं उनकी वैसे भी स्किन सेंसिटिव होती है। अगर बर्न केसेस हो जाए इस तरह से, वो ज़्यादा और भी उनके लिए पूरी ज़िंदगी के लिए ख़तरा बन सकते हैं। तो अवॉइड करें और सेलिब्रेशंस को सेलिब्रेशन और खुशी में ही रहने दें, इस तरह की जो है हरकतें करके उसको ख़राब ना करें। बिल्कुल ऐसे ही है। हम उम्मीद करते हैं कि हम बहुत कुछ सीख रहे होंगे जो हमारे इर्द गिर्द हो रहा होता है। तो इससे जो एक सिचुएशन हमारे सामने आई है, बड़ी अफसरदा बात है, लेकिन हम इससे यकीनी तौर पर कुछ ना कुछ सीखेंगे और आइंदा से ऐसा नहीं कर रहे होंगे। अभी टॉप स्टोरीज पर चले नज़र डालते हैं जी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक बार फिर भारत का मकरूह चेहरा दुनिया को दिखा दिया। जनरल असम्बली में वर्चुअल खिताब में कहा, भारत में 20 करोड़ मुसलमानों से बदतरीन सुलूक किया जा रहा है। RSS रजीम इंतहा पसंदी को परवान चढ़ा रही है। गाय के रखवाले मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों को अक़लियत में बदलने की कोशिश की जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा सैयद अली गिलानी की तदफीन शोहदा के कब्रिस्तान में कराने का मुतालबा करे। पाकिस्तानी ख़वातीन के कामयाबी से आगे बढ़ने का सफ़र जारी। ख़वातीन मुल्क से बाहर भी अपनी अलग शनाख्त और पहचान बना रही हैं। सपना नुसरत पहले वर्चुअल एशियन एजुकेशन समिट में एशिया स्टार रेटिंग अवार्ड ले उड़ी। सपना यूथ एम्पावरिंग काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन में बाकायदा मुसन्निफ़ा और स्पीकर भी हैं। उन्हें नॉलेज वर्ल्ड स्किल डेवलपमेंट सेंटर के बेहतरीन स्पीकर अवार्ड से नवाजा गया। टैलेंट को आगे बढ़ने और तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। सोशल मीडिया पर आजकल लाहौर की शानज़ बशारत के चर्चे हैं। उनकी मधुर आवाज़ सुनने वालों के कानों में रस घोल देती है। नौजवान गुलकारा कहती हैं उन्हें कोक स्टूडियो में परफॉर्म करने का शौक और ख्वाहिश है।
स्टेट बैंक ने दरामदी गाड़ियों की फाइनेंसिंग पर पाबंदी आयद कर दी। गाड़ियों की फाइनेंसिंग की ज़्यादा से ज़्यादा हद 5 साल कर दी गई। पर्सनल लोन की वापसी की मुद्दत 5 से कम करके 4 साल कर दी। ऑटो फाइनेंस के लिए कम से कम डाउन पेमेंट 15 से बढ़ाकर 30%, एक फ़र्द के लिए ऑटो फाइनेंस की हद 30 लाख मुकर्रर कर दी गई। मकामी तैयार करदा 1000 सीसी की गाड़ियों पर इन ज़वाबित का इत्तलाक नहीं होगा। टॉप स्टोरीज आपने जानी है। सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की, जिन्होंने एक बार फिर भारत का मकरू चेहरा दुनिया को दिखाया। जनरल असम्बली में वर्चुअल खिताब में उन्होंने कहा है कि भारत में मुसलमानों से बदतरीन सलूक किया जा रहा है। बिल्कुल, और उन्होंने ये भी कहा कि RSS रजीम इंतहा पसंदी को परवान चढ़ा रही है, गाय के रखवाले मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं और मकबूजा कश्मीर मुसलमानों को अक़लियत में बदलने की कोशिश भी की जा रही है। और अक़वाम मुत्तहिदा सैयद अली गिलानी की तदफीन शोहदा के कब्रिस्तान में कराने का मुतालबा भी करे। वज़ीर आज़म साहब ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। Mr. President, the worst and most pervasive form of Islamophobia now rules India. The hate-filled Hindutva ideology propagated by the fascist RSS BJP regime has unleashed a reign of fear and violence against India's 200 million Muslim strong community. Mob lynching by cow vigilantes, frequent pogroms such as the one in New Delhi last year, discriminatory citizenship laws to purge India of Muslims, and a campaign to destroy mosques across India and obliterate its Muslim heritage and history are all part of this criminal enterprise. New Delhi has also embarked on what it ominously calls the final solution for Jammu and Kashmir dispute. It has undertaken a series of illegal and unilateral measures in occupied Jammu and Kashmir since 5th August 2019. It has unleashed a reign of terror by an occupation force of 900,000. It has jailed senior Kashmiri leadership, imposed a clampdown on media and internet, violently suppressed peaceful protest, abducted 13,000 young Kashmiris and tortured hundreds of them. It has extrajudicially killed hundreds of innocent Kashmiris in fake encounters and imposed collective punishments by destroying entire neighborhoods and villages. We had unveiled a detailed dossier on gross and systematic violations of human rights by the Indian security forces in occupied Jammu and Kashmir. This repression is accompanied by illegal efforts to change the demographic structure of the occupied territory. इस्लामोफोबिया और भारतीय बर्बरियत के हवाले से गुफ्तगू आपने सुनी जो वज़ीर आज़म साहब ने खिताब के दौरान कहा। अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है उस पर भी गुफ्तगू किया वज़ीर आज़म साहब ने। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा है कि अफगान जंग से पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है। अफगानिस्तान के हालात पर अमरीका और यूरोप के बाज़ लोग पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। उन्होंने ये भी उन्होंने कहा दुनिया अगर तज्जिया करे तो मालूम हो जाएगा कि तालिबान की कामयाबी की वजह पाकिस्तान नहीं है। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर क्या कहना था वज़ीर आज़म का, वो भी आपको सुनाते हैं। The current situation in Afghanistan, for some reason, Pakistan has been blamed for the turn of events by politicians in the United States and some politicians in Europe. From this platform, I want them all to know the country that suffered the most, apart from Afghanistan, was Pakistan when we joined the US war on terror after 9/11. 80,000 Pakistanis died. $150 billion was lost to our economy. There were 3.5 million internally displaced Pakistanis. And why did this happen? In the 80s, Pakistan was a frontline state in fighting against the occupation of Afghanistan. वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो अफ़गानिस्तान के हवाले से बातचीत की है वो भी आपने सुनी। अब कोरोना के हवाले से भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कोरोना वबा से निमटने में ताहाल कामयाब रहा है। वबा से निमटने के लिए
तरक्की पजीर ममालिक के कर्ज़ों को रीस्ट्रक्चर किया जाए। अच्छा, सेहत, गुर्बत, बेरोज़गारी के खात्मे की बात हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वाज़ेह हिकमत अमली अपनानी चाहिए, ये भी वज़ीर आज़म साहब ने कहा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली से वर्चुअल खिताब जो कर रहे थे उसमें मज़ीद कहा कि दुनिया को कोरोना, मईशत और माहौलियाती तब्दीलियों जैसे बड़े चैलेंजेस का सामना है। अच्छा, पाकिस्तान जो है उन्होंने कहा कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए इनक़लाबी कदम भी उठा रहा है। उन्होंने मज़ीद क्या कहा इस हवाले से आपको वो दिखाते हैं। By the grace of Almighty Allah, Pakistan has been successful so far in containing the COVID pandemic. Our collaborated strategy of smart lockdowns helped save lives and livelihoods and kept the economy afloat. Over 15 million families survived through a social protection program of Asas. जी, वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िताब के जो इम्पोर्टेंट या अहम निकात थे वो हमने कोशिश की कि आपको सुना सकें, क्योंकि रात गए जो है ये ख़िताब सामने आया था तो हम चाह रहे थे कि आप भी एक दफ़ा सुन लें जो अहम चीज़ें थी उसके ऊपर। मज़ीद जो अहम वज़ीर आज़म साहब की जानिब से बात की गई उसका इम्पैक्ट क्या होगा, इस पर बात करनी बहुत ज़रूरी है। सीनियर सियासी तज्ज़ियाकार रज़ा रूमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रज़ा रूमी साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। टाइम के मुताबिक ये कह दीजिएगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने, क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान के जज्बात के, कौम के जज्बात के और पाकिस्तान के मौक़िफ़ की जो है हकीकी तौर पर तर्जुमानी की है, एक जामे गुफ्तगू थी, क्या आप समझते हैं? जी बिल्कुल, मेरे ख़्याल से पाकिस्तान की जो अवाम के जज्बात भी हैं और जो हमारी रियासती मौक़िफ़ भी है मुख्तलिफ़ अमूर के ऊपर, जैसा आप बता रहे थे, उसकी तर्जुमानी की बिल्कुल वज़ीर आज़म साहब ने, और बहुत खुल कर की जो कश्मीर का मसला ख़ुसूसन उसको फिर से आलमी फ़ोरम पर उठाया है। और पाकिस्तान ने जो कुर्बानियाँ दी हैं ये पिछली दहशतगर्दी के जंग के दौरान उसका भी अहाता किया। मेरे ख़्याल से ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि इस वक्त आलमी सतह के ऊपर पाकिस्तान को ऊपर न सिर्फ इल्ज़ाम तराशी की जा रही है बल्कि उसे आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही है दोबारा से। जी, जी। इस मौके पर वज़ीर आज़म का खिताब जो है बड़ी अहमियत का हामिल है। जी। अच्छा, रज़ा रूमी साहब, वज़ीर आज़म ने एक बार फिर मसला कश्मीर को भी उजागर किया और भारत को एक्सपोज भी किया। आप समझते हैं जिस तरह से उन्होंने कहा है कि जी जो कश्मीर का मसला है वो हम हल करना चाहते हैं, जनूबी एशिया का जो अमन है वो इसी बुनियाद पर कायम है, तो आप समझते हैं कि आलमी दुनिया जो है इसके ऊपर कुछ अब बात करेगी? किस तरह से हम लोगों ने बात की है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने? देखिए, वज़ीर आज़म ने तो किया था जो कि हम सब की तवक्को थी उनसे वो करेंगे, लेकिन बात यह कि यही बातें पिछले साल भी की गई थी। जी, जी। ने देखा कि आदमी बरादरी ने कुछ नहीं किया। तो मसला ये है कि यहाँ पर दो बड़ी रुकावटें हैं। एक तो ये कि जो बड़ी कुव्वतें हैं दुनिया के ये पावर सिस्टम में, उनको इंडिया की ज़रूरत है। इंडिया की मईशत उनके लिए अट्रैक्टिव है, उनकी सरमायाकारी वहाँ पर वो कर रहे हैं, मार्केट बड़ी है, तो एक ये बड़ी मंडी होने का फ़ायदा उठाता है इंडिया। दूसरा ये कि अमेरिका को अब चीन के मुकाबले में चीन को जो है काबू में रखने के लिए इंडिया की ज़रूरत है, ख़ुसूसन एशिया में। तो इसलिए भी इंडिया की जो अहमियत है वो अमेरिका के लिए और मगरबी ममालिक के लिए काफ़ी हद तक बड़ी है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी समझता हूँ कि ऐसी भी बात नहीं, दुनिया में बिल्कुल आलमी ज़मीर को झंझोड़ा जा सकता है, लेकिन उसकी फिर बहुत ही जो है मौसर किस्म की सिफारतकारी और सियासी इनिशिएटिव चाहिए होता है। यूएन की तक करना तो एक पॉलिसी स्टेटमेंट होती है, उसके बाद फिर उसको फॉलो अप करना पड़ता है मुख्तलिफ ममालिक के साथ जाके, ताकि पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है और कश्मीरियों का ज़्यादा, देखिए पाकिस्तान से भी ज़्यादा कश्मीरी बेचारे मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं। अभी 2 साल से तो बहुत ही शदीद किस्म के लॉकडाउन और कर्फ्यू में रह रहे हैं वो, लेकिन उससे पहले भी कई दहाइयों से उन पर जुल्म जारी है। तो उसके लिए जो है लोग मुख्तलिफ ममालिक को जो है सेंसिटाइज करना और उनका साथ लेना, ठीक है, वो हमारे दफ्तर खारजा का काम है, वो हमारी काबीना का काम है। सही। तो ये एक तकरीर से कुछ नहीं होता। ठीक है। रज़ा रूमी साहब भी फरमा दीजिएगा कि अफ़गानिस्तान का जो मामला है उसके ऊपर बात की वज़ीर आज़म साहब ने और ये कहा कि अगर आप न्यूट्रल तज्ज़िया कर रहे हैं और सारे मामले को देखें तो मालूम हो जाएगा कि पाकिस्तान जो है इस हवाले से, अगर वहाँ पर तालिबान कामयाब हुए हैं तो पाकिस्तान का वो किरदार नहीं था, मुख्तलिफ पहलू थे उसके अंदर।
आप इसको कैसे देखते हैं? अगर हम इंटरनेशनली देखें, मैं कुछ चीज़ें देख रहा था जिसमें कहा जा रहा था कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान पाकिस्तान की तो बात कर रहे थे, लेकिन शायद अफगानिस्तान की तर्जुमानी भी कर रहे थे। जी, काफ़ी हद तक कर रहे थे वो। और उन्होंने, देखिए सबसे बड़ी तो ये बात है ना कि दुनिया ये भूल जाती है कि कितने हजार पाकिस्तानी जाने जो हैं, 70-80 हज़ार लोग शहीद हुए हैं पिछले एक डेढ़ दहाई में। अब उनका खून तो कोई अर्जा तो नहीं है जी। और इसी तरह अगर आप देखें तो हमारी मईशत को जो धचका पहुंचा, 150 अरब बिलियन डॉलर का तखमीना लगाते हैं, और इसके अलावा लाखों अफगान महाजिरीन जो हैं उनको हमने यहाँ पर जगह दी, पनाह दी। अब बहुत सारे लोग वो पाकिस्तान में रह रहे हैं। जी जी। 30 लाख तो जो है वो पाकिस्तानियों में शामिल हो गए हैं। तो इन सारी बातों का जिक्र किया वज़ीर आज़म साहब ने। जी जी। लेकिन एक चीज़ जो वज़ीर आज़म साहब शायद वो नहीं मुनासिब होता उस लेवल पे, और वो उसके लिए हमें खुद अपनी एहतसाबी ज़रूरी है करना कि 1980 की दहाई में और फिर जनरल मुशर्रफ के दौर में हमने क्यों कूद कर छलांग लगा ली थी अमेरिका की जंग में। सही है। अगर अमेरिका की जंग कहते हैं तो फिर जारी बात है उस वक्त जो लीडर्स थे और जो लोग फैसला साज कुव्वतें थी, फिर उनको भी पूछना चाहिए कि भाई आपने एकदम फैसला क्यों किया। तो खैर ये बात यूएन के फोरम पे तो मुनासिब नहीं है, लेकिन बारह सवाल का जवाब ये कि उन्होंने बहुत अच्छी और भरपूर तर्जुमानी की पाकिस्तान के मौक़िफ़ की। ठीक है। अच्छा रज़ा रूमी साहब साथ ही रहिएगा, हमें यहाँ पे ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार हुमा बक़ाई साहिबा ने भी, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। हुमा बक़ाई साहिबा, जिस तरह से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जनरल असम्बली में पहली तकरीर की थी, आपको तब भी याद होगा कि वो कैसी थी। इस वाली जो तकरीर की है उन्होंने, क्योंकि ये वर्चुअली उन्होंने ख़िताब किया है, गए नहीं थे, कितनी इंपॉर्टेंट है आपके ख्याल में? मेरे ख्याल इमरान खान साहब ने जो उनका रिवायती तरीक़ाकार है कि वो उन थीम्स को टच कर पाते हैं इंटरनेशनल फोरम्स पे जो फिर लोकली भी रेजोनेट करते हैं और मुस्लिम कम्युनिटी के साथ भी रेजोनेट करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने अपनी इस रिवायत को बरकरार रखा। ज़ाहिर कश्मीर के हवाले से भी बात की और अफगानिस्तान के हवाले से भी बात की, अभी रूमी ने बहुत डिटेल में बताया, लेकिन उन्होंने इस्लामोफोबिया के बारे में बात की तो पूरी दुनिया में आपको वाज़े तौर नजर आता है। और फिर उसको जोड़ा वेस्ट की चेरी पिकिंग से, यानी जिसके लिए वो शायद चाइना को नॉक करता है या मुस्लिम कंट्रीज में ह्यूमन राइट एट्रोसिटीज के हवाले से बात करता है। यही ह्यूमन राइट एट्रोसिटीज जब हो रही होती हैं इंडिया में तो आपको चश्मपोशी भी नजर आती है और आपको पुष्टपनाही भी नजर आती है। और इस बात को स्पेल आउट करके इस बात का जिक्र करना इससे ओपनली इंटरनेशनल फोरम पे ये इमरान खान साहब का रिवायती तरीका है और ये फिर उनको बहुत पज़ीराई मिलती है इसकी मुस्लिम वर्ल्ड में भी और ज़ाहिर है कि पाकिस्तान में भी। ठीक है हुमा बक़ाई साहिबा, एक अहम चीज़ ये है कि हम सोशल मीडिया पर तनकीद भी देखते हैं। वो ये देखते हैं कि जी कि जब यूएन अपना किरदार अदा ही नहीं कर रहा, वहाँ पर तकरीर करने से फ़ायदा क्या हो जाएगा। आपने तकरीर की, बहुत अच्छी बात है, आपने पहले भी एक तकरीर की थी, उससे क्या फ़ायदा हो गया था। इस तरह के भी नैरेटिव सामने आ रहे होते हैं। तो क्या अगर यूएन या फिर आलमी ताकतें इसके ऊपर कान नहीं धर रही तो हम क्या बोलना छोड़ दें? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि अगर आप इस बात को उजागर ही नहीं करेंगे तो फिर जो इंटरनेशनल डिस्कोर्स है वो इनका हिस्सा ही नहीं बनेंगे। मैं और आप और शायद दीगर जगहों पे भी इस हवाले से इसलिए बात हो रही है क्योंकि जो एक इंटरनेशनल डिस्कोर्स अनलीश होता है इस किस्म के फोरम पे, उस पे इस बात को उठाया गया। मैं तो नहीं समझती कि ये जरूरी नहीं हो। मेरे ख्याल उससे भी ज्यादा अहम बात है, देखिए जी, यूनाइटेड नेशंस के साथ तो हमेशा ये बात रही है कि वो कभी कोल्ड वॉर का होस्टेज रहा है, कभी वो वीटो पावर्स जिन कंट्रीज के पास होती हैं उनका होस्टेज रहा है। लेकिन एक बार फिर दुनिया जो है शायद वो कोल्ड वॉर की तरफ जा रही है। तो जब अफगानिस्तान पे अब बात होती है या तालिबान पे कब्ज़न की बात हुई थी तो रशिया और चाइना ने एब्सटेन किया था या अपना मौक़िफ़ बहुत पुरजोर तरीके से आगे लाए थे। तो मेरे ख्याल है इस वक्त तो और भी ज्यादा जरूरी है कि यूनाइटेड नेशंस जैसे फोरम्स पे अल्टरनेटिव व्यू जो है वो खुली तौर पर सामने आए, क्योंकि हम शायद अब फिर यूनिलैटरल वर्ल्ड के चुंगल से बाहर निकल कर एक मल्टीलैटरल और बाइपोलर वर्ल्ड की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जितनी अब जरूरत थी पहले शायद कभी नहीं। ठीक है हुमा बक़ाई साहिबा, जिस तरह से उन्होंने अफगानिस्तान के हवाले से भी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बात की और उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के बाद अगर कोई मुल्क मुतासिर हुआ तो पाकिस्तान है, आप इस मौक़िफ़ के ऊपर क्या कहेंगी?
देखिए ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह हकीकत है, सुबह की तरह अया है कि अफगानिस्तान का जो सबसे ज्यादा असरात होते हैं माजी में भी और आइंदा भी वो पाकिस्तान पे होते हैं। और अमेरिका के पास तो ये लग्जरी थी कि वो कट एंड रन कर सकता था, वो एक कैलेंडर बेस्ड विड्रॉल पर अमल करते हुए बगैर किसी कंडीशन के वहां से निकल सकता था। और जो कियोटिक समझिए पुल आउट हुआ उसके भी इतने असरात अमेरिका पे नहीं पड़े। लेकिन पाकिस्तान में तो आपको अगर याद हो इमरान खान साहब ने लफ्ज इस्तेमाल किया था, वी आर पेट्रिफाइड, हम खौफजदा हैं कि वहाँ पे सिविल वॉर हो जाएगी, क्योंकि उसका डायरेक्ट फॉल आउट पाकिस्तान पे ही आना था। और आज भी अगर वहाँ पे माशी बदहाली की वजह से रेफ्यूजीज आउटफ्लोज होते हैं तो भी पाकिस्तान ही इम्पैक्ट होगा। इसीलिए पाकिस्तान मुकदमा लड़ता है अफगानिस्तान का इतनी ज्यादा समझिए वसूख के साथ। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो ह्यूमन राइट्स के अलमबरदार हैं, अफगानिस्तान में हर तीसरे घर में स्टारवेशन शुरू हो गई है, वहाँ पे फूड रिजर्व खत्म हो गए। तो एक इंसानी अलमिया है जो अनफोल्ड हो रहा है। ठीक है हुमा बकाई साहिबा, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, वज़ीर आज़म ने दोहा मुज़ाकरात के हवाले से भी बात की है। उन्होंने कहा कि 4 वादे किए गए थे तालिबान की जानिब से जो उन्होंने याद करवाए कि इंसानी हकूक़ का एहतराम करेंगे, मखलूत हुकूमत बनाएंगे, अपनी सरजमीन को दहशत गर्दों के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे, और मुआफ़ी की भी बात इसके अंदर हुई है। अब जो इंटरनेशनल फोरम्स पर बात हो रही है, वो जिस तरह से रज़ा रूमी साहब से भी मैं बात कर रहा था कि क्या पाकिस्तान वज़ीर आज़म इमरान खान को इंटरनेशनल फोरम्स पर इस तरह से जो तालिबान का मौक़िफ़ है या उनकी स्टैंडिंग है उसको डिस्कस करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अगर वो डिस्कस नहीं करेंगे तो तालिबान को तो मदऊ ही नहीं किया जा रहा कि वो आके अपना नैरेटिव दे सके, और पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। क्या बिल्कुल बजा फरमा रहे। और मखलूत हुकूमत की बात जो है, तालिबान तो तैयार है अपने वादों को पूरा करने के लिए, और जहाँ पे मसाइल हैं वहाँ प्रेगमेटिज्म और फ्लेक्सिबिलिटी का भी इजहार करते हैं। और लेकिन अहम बात ये है कि जो उनसे वादा किया गया था बिलखुसूस रिकग्निशन के हवाले से, और जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट लिस्ट में जो लोग हैं उनको वहाँ से हटाने के हवाले से, वो पूरा नहीं किया गया। ये जो इनखला हो गया अमेरिका का इतना पीसफुली और यूरोपियंस का इतना पीसफुली, और आज भी लोग अफगानिस्तान से निकल रहे हैं, तालिबान उसका साथ दे रहे हैं। ये जो आखिर में 13 मरीज की डेथ हुई ये उनकी अपने मसले की वजह से हुई, वरना तालिबान ने तो आखिरी वक्त तक उनका पीसफुल एग्जिट के हवाले से पूरा साथ दिया, ये उनकी मदद के बगैर हो नहीं सकता था। अब जब उनको रिकग्नाइज करने की बारी आई है, उनका साथ देने की बारी आई है, तो आप इफ्स एंड बट्स देखते हैं। और उससे ज्यादा अहम बात यह कि वो कोई लिबरल स्टेट के तौर पर सामने नहीं आएंगे, वहाँ पे वो एक कंजर्वेटिव स्टेट होगी, और अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड उनको तन्हा छोड़ने की गलती करनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो गलती पूरे खित्ते और पूरी दुनिया को महंगी पड़ सकती है। मेरा ख्याल है ये बात भी इमरान खान साहब जी बिल्कुल ग्रेटर गुड की जानिब बढ़ना होगा, उसको देखना होगा। साहब हमारे साथ मौजूद रहिएगा। रज़ा रूमी साहब फरमा दीजिएगा कि हम बात कर रहे हैं इम्पैक्ट की, कि इन तकारीर का इम्पैक्ट क्या होता है। फिर इस पर तनकीद यही होती है कि क्या फ़ायदा हुआ, आपने तो तकरीर बड़ी जानदार की थी, उस पर बड़ी तालियाँ भी बजी थी और शायद एक विंग की जानिब से ही बजाई गई थी। खैर मामला ये है कि इम्पैक्ट के ऊपर बात करें तो बोरिस जॉनसन साहब जो हैं जब आते हैं तो वो जिक्र लाजमी तौर पर करते हैं 10 बिलियन ट्री सुनामी का, वो ये बात तो सुन लेते हैं, लेकिन जब कश्मीर के हवाले से बात होती है वो शायद उस वक्त हेडफोन में कुछ और चल रहा होता है, वो सुन नहीं पा रहे होते। देखिए मुझे नहीं मैंने उसको फॉलो नहीं किया, लेकिन जहाँ तक आपने बात की, देखिए ये तकरीर अहम भी होती हैं। उसकी वजह ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा ही वो एक वाहिद फोरम है जो कि अपनी तर्ज का एक आलमी फोरम है। बाकी जो हैं वो रीजनल किस्म के फोरम्स हैं, या इतने बड़े नहीं हैं, या उनके पास वो वाले पावर या वो वाले असर और रसूख नहीं है जो अक़वाम मुत्तहिदा के पास है। तो इसलिए वहाँ पे बात करना ज़रूरी होता है। बिल्कुल ऐसे, लेकिन मैंने पहले अर्ज किया कि उसके बाद आपको फॉलो अप करना पड़ता है सिफारतकारी के साथ, और उन ममालिक को जो कि आपने बरतानिया का जिक्र कर दिया, और बहुत सारे ममालिक हैं जिनको कि आपको फिर उनसे बातचीत करनी पड़ती है और उनको कायल करना पड़ता है। और ये वाला ऐसा काम है जो मैं समझता हूँ कि दफ्तर खारिजा जो हमारा, उसको बिल्कुल असर नौ सोचने की ज़रूरत है कि कैसे पाकिस्तान के मौक़िफ़ और पाकिस्तान की जो पॉलिसीज़ हैं और बयानिया जो है उसको कैसे दुनिया में मज़ीद
जो है फैलाया जाए, तकवीत दी जाए और लोगों तक जो है दूसरी स्टेट्स को भी सवाल से आगाह किया जाए। बहुत शुक्रिया रज़ा रूमी साहब, उमा बकाई साहबा, आप दोनों का। जो वज़ीर आज़म ने जो खिताब किया उस सवाल से हम बात कर रहे थे, बड़ा अहम है ये जो तनकीद हो रही है उसकी जो मैं बात कर रहा हूँ ना, हम देखते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ये तनकीद हो रही होती है और जब इसका ओरिजिन पता लगता है तो वो पता लगता है कि भारतीय जो है अकाउंट्स थे, भारत से चल रहे थे, उसके ऊपर ये कहा जाता है जो वज़ीर आज़म की तकरीर, जो पिछली भी तकरीर थी उसके खिताब था, उसके ऊपर भी बात हुई थी। देखें, इसको ही समझने की कोशिश करें कि इन तकारीर का इतना फ़ायदा होता है कि इसको दूसरे जो ममालिक हैं उनके सरबराह सुन रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं। और इसकी मिसाल है वज़ीर आज़म बरतानिया के जो वज़ीर आज़म है बोरिस जॉनसन, उन्होंने वज़ीर आज़म की जो तकारीर हैं उनका हवाला देते हुए बात की थी कि वज़ीर आज़म जो हैं पाकिस्तान के, वो 10 बिलियन ट्री सुनामी, सबसे ज़्यादा माहौलियात के लिए काम कर रहे हैं। ये बात उन तक पहुँचती है और ये खिताब बहुत ज़्यादा अहम होता है क्योंकि तमाम जो सरबराह मुमलिकत होते हैं, सरबराहान मुमलिकत होते हैं, कौन सा पॉइंट जो है वो पिक करके उसको हाईलाइट करते हैं। दूसरा ये है कि उसके ऊपर वो सोच ज़रूर होते हैं। बड़ी बेहतरीन तर्जुमानी की है हम सब के जज्बात की वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने एक बार फिर। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। कुछ ऑटो पॉलिसी की बात करते हैं। थोड़ी सी चेंजिंग की गई है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने दरामदी गाड़ियों की फाइनेंसिंग पर पाबंदी आयद कर दी है। मरकजी बैंक ने गाड़ियों की फाइनेंसिंग की ज़्यादा से ज़्यादा हद जो है वो 7 साल से कम करके अब 5 साल कर दी है। यानी कि अगर आप 7 साल की किस्तें करवाना चाहते थे, ये बड़ा अहम है उन लोगों के लिए जो गाड़ी लेने का लीज पर सोच रहे थे, और उन लोगों के लिए भी जो सोच रहे थे कि चलो कोई नहीं 6 माह बाद अपग्रेड कर लेंगे। ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और ये जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बैंक्स में जाके हम अजीब कन्फ्यूजन का शिकार रहेंगे। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि हम ये सारी बातें इधर बैठकर आपको समझा सकें कि क्या तब्दीलियाँ की गई हैं। अच्छा, पर्सनल लोन की वापसी की मुद्दत भी 5 साल से कम करके 4 साल खैर कर दी गई है। ऑटो फाइनेंस के लिए बात करें, कम अज़ कम डाउन पेमेंट 15% से बढ़ाकर 30% कर दी गई है। मेरा ख्याल है कि लोगों को डीमोटिवेट करने के लिए शायद ये एक पॉलिसी सामने आई है कि कम लोग जो हैं कार फाइनेंसिंग की जानिब जाएं, जबकि एक फ़र्द के लिए जो है ऑटो फाइनेंस की हद भी 30 लाख मुकर्रर कर दी गई है। स्टेट बैंक के मुताबिक हमजा मकामी तौर पर तैयार करदा जो 1000 सीसी की गाड़ी हैं उन पर ये जवाबित जो है उनका इतलाक नहीं होगा, जबकि मकामी तौर पर तैयार करदा इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर भी इन जवाबित का इतलाक नहीं होगा। सवाल यहाँ पर ये बनता है ना, ये कितनी को गाड़ियाँ? हाँ जी, इसके अलावा अगर ओवरसीज पाकिस्तानी की बात करें तो उनके लिए जो रोशन अपनी कार स्कीम है उस पर भी नए जवाबित लागू नहीं होंगे, ये उन्होंने कहा है। लेकिन जो कुछ पॉलिसीज में चेंजिंग आई है वो हमारे सामने है। बिल्कुल ऐसे ही उन पर जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये किन गाड़ियों के लिए है, इंपोर्टेड गाड़ियों के लिए सिर्फ है या फिर जो लोकली मैन्युफैक्चर्ड गाड़ियां हैं उनके लिए भी यही होगा। अब 7 साल की किस्तें क्या कोई शख्स नहीं करवा सकेगा अगर वो 1000 सीसी से ऊपर जाना चाहता है? जो लोग कोशिश करते थे, पैसे जोड़ते थे, किस्तों पे अपनी गाड़ियां अपग्रेड कर लेते थे, गाड़ियों की कीमतें एक तो इतनी ज़्यादा हैं, अब वो क्या करेंगे? बात करेंगे। ऑटो एक्सपर्ट सुनील मन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मन साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। ये थोड़ी सी हमें खोल कर बताइएगा कि ये क्या पॉलिसी है, ज़्यादा फ़र्क किन लोगों को पड़ेगा और आपको ये तब्दील करने की वजह क्या समझ आती है? वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया बुलाने का। सर सबसे पहले पॉलिसी पूरी की वजह जो है वो स्टेट बैंक ने बड़े क्लियरली उसमें बताया है कि हमारे यहाँ पे जो बेसिकली अफराते ज़र है जिसकी वजह से आप देख रहे हैं इन्फ्लेशन हो रही है और महंगाई हो रही है और कंज्यूमर फाइनेंसिंग जो है वो बहुत ज़्यादा जो है ना बूम के ऊपर थी। तो वो ये चाह रहे हैं कि बैंकों का एक्सपोजर कम हो, मार्केट में जो इस तरह का कैपिटल बहुत ज्यादा फैल रहा है वो कम हो ताकि महंगाई कम हो, एक्सेस डिमांड जो क्रिएट हुई वो कम हो। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो डिस्करेज करना चाहते हैं कैपिटल फ्लाइट को, यहाँ से पैसे बाहर भेजने को। इसलिए उन्होंने कहा है कि जो गाड़ी इंपोर्टेड है, बेशक वो यूज्ड हो या न्यू हो, वो बिल्कुल कोई भी बैंक फाइनेंस नहीं करेगा। अच्छा, अब लोकल पे आ जाते हैं। लोकल में भी अगेन उन्होंने बाइफरकेट कर दिया कि 1000 सीसी तक के जो है उनके तो पुराने रूल हैं। नई जो पॉलिसी लेके आए हैं वो 1000 सीसी प्लस गाड़ियों पे उन्होंने लगाई है और उनके अगर आप सारे पॉइंट्स देखें जो आप अभी एक्सप्लेन कर रहे थे, अगर उसकी मुद्दत 7 से 5 साल कम कर दी है, उससे भी ये होता है कि कम हो जाएंगे, नैरो डाउन हो जाएंगे, हर एक की उसमें नहीं आएगा पॉकेट में। इसी तरह जो एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, एक डेट बर्डन कहा जाता है कि जब भी आप कोई चीज लोन ले रहे होते हैं तो जो आपकी किस्त बनती है वो आपकी इनकम के 50% से ज्यादा नहीं हो सकती। स्टेट बैंक का लॉ था, वो भी कम करके 40% कर दी है। तो पहले अगर आपकी ₹1,00,000 इनकम थी, आप 50,000 वाली चीज किस्त पे ले सकते थे, आप 40,000 वाली ले सकेंगे। इसी तरह आपके पास जितने भी रूल आए हैं जिनमें एक तो टाइम लिमिट कर दी गई है और जो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि टोटल वैल्यू जो है वो 30 लाख रुपए से ज्यादा आप फाइनेंसिंग नहीं ले सकते। इसका मतलब जो महंगी गाड़ी है, जैसे कि अगर गाड़ी 50 लाख से ऊपर की है तो उसमें समझ ले बंदे जो है 30 लाख से ज्यादा अपने पास से देना पड़ेगा। टोटल जो फाइनेंसिंग वो ले सकते हैं वो 30 लाख की है। इन ऑल जितने भी
सेंस सबका रिजल्ट ये होगा कि फाइनेंसिंग कम हो जाएगी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। पाकिस्तान में तकरीबन जो है ना 40% गाड़ियां जो लोकली बनती हैं वो फाइनेंसिंग पे बिकती हैं। ठीक है। अच्छा मन साहब, ये जो नई पॉलिसी आई है, इससे मकामी कार मैन्युफैक्चरिंग जो है उसकी सनत को कितना फ़र्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा। देखिए जब बजट आया था आपको याद होगा और ऑटो पॉलिसी आई थी तो ऑटो मैन्युफैक्चरर बड़े खुश थे कि गवर्नमेंट बड़ी अच्छी पॉलिसी लेके आई है और गवर्नमेंट जो मिनिमम डाउन पेमेंट है वो भी कम कर दी थी कि गाड़ी हर बंदे की रीच में आ जाए और इस तरह उनका कारोबार भी चलता रहे और गाड़ियों की प्रोडक्शन के बारे में बड़ी प्रोडिक्शन थी कि जी 3 लाख 5 लाख यूनिट पहुंच जाएगी। तो मुझे लगता है कि अब एक रिवर्स गियर लगेगा बिकॉज जो डिमांड है वो कम हो जाएगी काफी ज्यादा और काफी बहुत से जैसे कहते हैं ना नैरो डाउन हो जाएगी। बहुत कम लोग होंगे जो इस क्राइटेरिया पे पूरे आके भी गाड़ी को लीज कराएंगे, फाइनेंस कराएंगे। बिल्कुल ठीक है। सुनील मान साहब ये भी बता दीजिएगा ज़रा यहाँ पर, आप अगर अंदाज़ा एक लगा सके, अगर एग्जैक्ट नंबर आपके पास ना भी हो, पाकिस्तान में कितने फ़ीसद लोग हैं जो गाड़ियाँ लेते हैं वो यकमुश्त पेमेंट करके गाड़ी अपने नाम करवा लेते हैं और कितने फ़ीसद हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो सोचते हैं कि माहाना इतनी किस्त निकालेंगे, किस्त निकालने के बाद आहिस्ता आहिस्ता हमारी गाड़ी बनती चली जाएगी। इससे हम ये अंदाज़ा लगाना चाह रहे हैं कि कितने लोग होंगे जो अपनी गाड़ी शायद नहीं बना पाएंगे। सर तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में 2 से 2.5 लाख गाड़ी एनुअल बनती है, उसमें से 40% गाड़ियां फाइनेंस होती हैं। तो एक आप अगर नंबर निकाल लें तो 80 से 85 हज़ार गाड़ी जो है वो फाइनेंस होती है। ठीक है। अच्छा, तो यानी कि इतना बड़ा नंबर है जिसको फ़र्क पड़ रहा होगा। अच्छा सर ये भी बता दीजिएगा 1000 सीसी से जो नीचे वाली गाड़ी है उस पर इसका इतलाक नहीं होगा, यानी कि गवर्नमेंट ये भी बताना चाह रही है कि जी कि अगर आप लग्जरी इंजॉय करना चाहते हैं तो फिर आपके पास पैसे भी होने चाहिए। अगर आप ज़रूरत है आपकी गाड़ी तो फिर तो 1000 सीसी से नीचे की गाड़ी भी हो सकती है। उसमें हमारे पास ऑप्शंस कितनी हैं? 1000 सीसी के नीचे करने का मकसद यही है, वो ये बेसिकली कह रहे हैं कि जो आपकी नेसेसिटी है उसके ऊपर गवर्नमेंट जो है वो आपके लिए रूल को सख्त नहीं कर रही। एंड अगेन एज यू सेड कि ये लग्जरी है 1000 से ऊपर वाली, उसके लिए अगर आप अफोर्ड करते हैं तो करें वरना ना लें। और उसकी रीजन यही है, अगेन मैं आपको बता रहा हूं, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है। सो मुझे ये लगता है कि इससे होगा ये कि लोग डिस्करेज भी हो जाएंगे और 1000 सीसी के नीचे जो ऑप्शन है उसका और इम्पैक्ट ये होगा कि जो नीचे वाली गाड़ियां हैं उनके ऊपर जो ऑन की लानत थी वो और बढ़ जाएगी बिकॉज उधर डिमांड ज्यादा हो जाएगी। जो बंदा 1000 सीसी से ऊपर वाली ले रहा था पैसे जमा करके, मैं और आप कहते हैं कि चलो यार हम 1300 ले लेते हैं, थोड़े से पैसे हैं, अब वो हमारी रीच से बाहर जाएगी तो हम भी फॉल बैक करेंगे 1000 सीसी पे। और 1000 सीसी वाले ऑलरेडी बहुत ज्यादा है और सिर्फ 2 या 3 गाड़ियों की ऑप्शन है 1000 सीसी के अंदर। किया पिकांटो है, सुजुकी स्विफ्ट है, सुजुकी की ऑल्टो है। एक किया को छोड़ लोकल प्लेयर्स में भी 2 हैं, यूनाइटेड है एंड देन देयर इज प्रिंसिपल। तो 4 या 5 गाड़ियां टोटल ऑप्शन रह जाएंगी और वही होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्सेस डिमांड ऑलरेडी अगर आप देखें तो इन 1000 सीसी गाड़ियों पे इस टाइम मार्केट में 3-3 लाख रुपए होने। अच्छा मन साहब, आप क्या समझते हैं जो पॉलिसी अब चेंज की गई है इसकी जरूरत क्यों पेश आई? मुझे लगता है कि गवर्नमेंट जो है ना वो टाइम से पहले पैनिक कर रही है, यहाँ वो अगले साल की तैयारी कर रहे हैं कि उन्होंने अपने रेवेन्यू के टारगेट जो है स्टेट बैंक ये भी आए पॉलिसी के बारे में कल डिसीजन हो रही थी कि आरडी लगा रहे हैं इंपोर्टेड गाड़ियों पे भी, लोकल गाड़ियों की एफडी को भी छेड़ रहे हैं। तो ये सारे जो फिस्कल जो है ना बेसिकली मेजर्स लिए जा रहे हैं कि जो आपका डेफिसिट है नेट एक्सपोर्ट का, क्योंकि एक्सपोर्ट हम कम करते हैं इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, उसको कम किया जाए। फिर दूसरी तरफ जो शौकत तरीन साहब ने जो परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी उन्होंने कहा था कि जो पुरतई शशियां हैं जिनको लग्जरी गुड्स कहा है हमारी प्रायोरिटी पे वो नहीं होनी चाहिए एज ए नेशन। अभी हमें नेसेसिटीज के ऊपर जो है ना जोर देना चाहिए। और एक साल इलेक्शन भी आ रहा है तो मुझे लगता है कि बफर करना चाह रहे हैं कि अपने रेवेन्यू स्टॉक को थोड़ा बिल्ड कर लें बिकॉज जब इलेक्शन आना है तो नारे भी लगने हैं और फिर जो है आपको रिलैक्सेशन भी मिलेंगी, फिर गाड़ियां भी होगी। तो ये जो साल अभी है ना इसमें वो बफर जो है बिल्ड कर रहे हैं। ठीक है। सुनील सरफराज मन साहब आपसे ये भी जानना चाहेंगे, चलें कुछ अच्छी बात भी कर लेते हैं। वो लोग जो अभी भी 1300 सीसी गाड़ी 1500 सीसी गाड़ी जो है अफोर्ड कर सकेंगे, वो लोग जो 30% डाउन पेमेंट दे सकेंगे, वो लोग जो 5 सालों में किस्तें अदा कर पाएंगे, उनके लिए क्या ये अच्छी खबर है कि अब बैंक से जब वो गाड़ियाँ ले रहे होंगे तो जल्दी मिल जाया करेंगी? ज़रा पहले बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता था क्योंकि अब लोड कम होगा। हाँ जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, आपने बिल्कुल सही इन्फर किया। तो जो गाड़ी 50 लाख से ऊपर है जिसके केस में कस्टमर को हैवी डाउन पेमेंट करनी है तो वो बहुत से कम लोग रह जाएंगे और उस रेस के अंदर अगर मैं और आप तो निकल गए तो जो अकेले रह जाएंगे जो अफोर्ड करते हैं तो उनके लिए खुशखबरी है कि मुझे लगता है कि 50 लाख से ऊपर वाली गाड़ी का जो ऑन है वो भी खत्म हो जाएगा और उनकी गाड़ी डिलीवरी मिल जाएगी जल्दी। जैसे कि मैंने आपसे कहा नीचे वाली का ऑन बढ़ जाएगा और डिलीवरी डिले हो जाएगी बिकॉज ज्यादा लोग लेट होंगे, ऊपर वाले में बहुत कम लोग रह जाएंगे और मुझे लगता है कि उसमें ऑन भी कम हो जाएगा और डिलीवरी टाइम भी सही हो जाएगा। ठीक है। सुनील सरफराज मान साहब बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाके आप बात कर रहे थे जो अब लोग गाड़ी ले सकेंगे वो लोग देख लें जिन्होंने कुछ प्लान कर रखा था, यकीनन उसमें तब्दीलियां आ रही होंगी। ये कुछ तब्दीलियां की गई हैं और ये तब्दीलियां जो मुआशी हालात हैं उनको देखते हुए की गई हैं। खैर
देखते हैं कि कई लोगों ने क्या प्लान बना रखे थे, वो किस तरह से ऊपर नीचे होते हैं। आज आपको एक बेहतरीन से टैलेंट से मिलाने जा रहे हैं। बिल्कुल, हर वो नौजवान जो बासलाहियत है और टैलेंट की दौलत से माला माल है, उसे आगे बढ़ने और तरक्की करने से कोई रोक नहीं सकता है। हम अगर देखें सोशल मीडिया पे आजकल तो इस तरह के बहुत सारे टैलेंट हमें नज़र आते हैं, लेकिन जो आजकल लाहौर की शान से बिशारत हैं, उनके चर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, उनकी मधुर आवाज़ के चर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और लोग बहुत ज़्यादा पसंद भी कर रहे हैं उनकी आवाज़ को। ठीक है, हम शानजे से बात करते हैं, आपकी मुलाकात करवाते हैं और हम कहेंगे कि उनसे गाने ज़्यादा सुन सके ताकि आपके कानों में भी वो रस घोलती हुई हमें जो है यहाँ पर नजर आए। शानजे, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैं अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा शानजे, आपकी हमने देखी हैं वीडियो सोशल मीडिया पर आप डालती हैं, और वैसे आप बाकायदा तौर पर सीखा आपने किसी से नहीं है, तो शौक़ कैसे पैदा हुआ था? शौक़ इसलिए क्योंकि मेरी मामा नात खान थी शुरू से, और नेशनल सॉन्ग्स और स्कूल में भी सारे नेशनल सॉन्ग्स वगैरह कर करके, तो जब सबका इतना सपोर्ट मिला तो मैंने स्टार्ट किया कि व्हाई नॉट गाने भी गाना शुरू कर दें साथ। तो सब कुछ साथ साथ लेके एक शौक़ डेवलप हुआ, और इसी तरह से। क्या बात है, आप कर क्या रही हैं, पढ़ क्या रही हैं? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रही हूँ, मेरा 6th सेमेस्टर है। अच्छा, पढ़ाई भी कोई From आसान नहीं है concepts शानजे की, लेकिन शानजे के साथ साथ शौक़ देखिए, शौक़ भी उनके बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा शानजे, पहले तो हमें आप कुछ सुना देना, कोई बहुत ज़बरदस्त सा जो आपने गाया हो गाना और आप हमें सुनाएं, हम पहले वो सुनेंगे आपसे। एग्जैक्टली, मैं आपको सुनाती हूँ नाज़िया हसन का दिल की लगी। हाँ, क्या बात है। दिल की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे, मेरी इल्तिजा है खुदा से दुआ है, दो दिल जुदा ना करे। हो दिल की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे, दीवाने चुप कैसे रहे, आओ दुनिया से ये कहें, जिसे हमसे मिलना गवारा नहीं है, हमसे मिलाना करे। हो दिल की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे, मेरी इल्तिजा है खुदा से दुआ है, दो दिल जुदा ना करे। हो क्या बात है, ज़बरदस्त। वाकई में इनकी आवाज़ जो है ना कानों में रस खोल रही है। ज़रा गिटार के बारे में भी हम आपसे कुछ पूछना चाहेंगे। ये सीख रही हैं अभी आप? मैंने सीखना शुरू किया था और फिर आई लेफ्ट, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस का प्रेशर इतना ज़्यादा था, और यूट्यूब से इतनी मुश्किल होती है कि आप ऑनलाइन क्लास भी लें, फिर आप गिटार लेक्चर भी लें, फिर अब मैंने कंटिन्यू किया इसको, तो अच्छा। अब मैं दोबारा यूट्यूब से ही सीख रही हूँ। क्या बात जी, है। ज़बरदस्त। ये वैसे आपने गिटार पे जुनून भी लिख रखा है, एक शेर भी है, जुनून की फैन है आप? एग्जैक्टली, नहीं जुनून इज लाइक मोहब्बत, जुनून, अच्छा, वो वाला जुनून, 7 एलिमेंट्स, ये जुनून। ये वाला। अच्छा, मैं कि शायद आप जुनून की फैन है इसलिए लिख रखा है। वैसे जुनून सुन रखा है आपने वैसे? नहीं। अच्छा, कोई खास नहीं सुना। कौन है फेवरेट सिंगर, कौन है? मेरी फेवरेट सिंगर नाज़िया हसन, मुस्तफ़ा ज़ाहिद। अच्छा ज़बरदस्त, अच्छा, ज़बरदस्त। तो अब आप हमें क्या सुनाएंगी? मुस्तफ़ा ज़ाहिद का कुछ सुना देंगी या फिर नाज़िया हसन का ही कुछ सुनाएंगे? मैं नाज़िया हसन का सुना देती हूँ, बूम बूम दोबारा हाँ। से। दिल में मीठी मीठी मचती है हलचल हलचल, देखूं तुझको जो ही हो जाऊं पागल पागल, तू मिला मिला सहारा, तेरे बिन नहीं गुजारा रोज, नए सपने दिखाने वाले। हाँ बूम बूम कभी मिलते हैं हम तुम, आंखों आंखों में होते हैं गुम, दिल बोले बूम बूम। हाँ बूम बूम मेरे सीने की धड़कन को सुन,
वाह, ज़बरदस्त। शान से बहुत ज़बरदस्त आपका टैलेंट है। अच्छा शान से मतलब अब सीखने का भी हो रहा है कि मैं गाना सीखूंगी भी बाकायदा, या फिर जो खुद से ये मतलब आपने सीखा तो वो आप कह रही हैं उसी को लेके चलेंगी? फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? सीखने का मैंने नहीं सोचा, जो मेरा है वही मैं आगे लेके चलूँगी। अच्छा। क्योंकि पहले पढ़ाई और फिर म्यूज़िक फॉर मी। अच्छा, म्यूज़िक को आप फ्यूचर में रख रही हैं कि शायद मैं प्रोफेशनली सिंगर बन जाऊं, गा भी लूं, ख्वाहिश है? बहुत है, क्यों नहीं हो। तो फिर सीखने की ख्वाहिश नहीं है इसके साथ? सीखने की, हाँ, अगर मुझे कोई प्लेटफॉर्म मिला तो ज़रूर मैं उसके लिए ट्राई करूँगी, फिर मैं उसके लिए सीखूँगी भी ज़रूर। अच्छा, वैसे ये कितना मुश्किल हो जाता है कि आप एक तरफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जानिब हैं, दिमाग में कुछ और ही चीज़ें चल रही होती हैं, अजीब अजीब सी लैंग्वेजेस हैं उसकी, वो आपको पढ़नी पड़ रही होती हैं, याद रखनी, कोडिंग करनी पड़ रही है, ये इतना मुश्किल काम है। अच्छा, वैसे गिटार सीखना मुश्किल है या फिर वो कोडिंग मुश्किल है? कोडिंग मुश्किल है। अच्छा, गिटार आसान है? गिटार आसान है, मैं कोड कर रही होती हूँ, मैं साइड पे निकाल लेती हूँ कॉर्ड्स और फिर मैं गिटार लेके बैठ जाती हूँ, फिर मैं ना यहाँ की रहती हूँ, फिर मैं ना वहाँ की रहती हूँ, फिर मैं बीच में ही अटक जाती हूँ। बट कोडिंग ज़्यादा मुश्किल है, गिटार आसान है, इसमें शौक है। अच्छा, तो मैनेज कैसे करती हैं फिर? मैनेज खुद ही हो जाता है, लाइक शौक है ना, तो फारिग टाइम होता है कभी भी तो गाने बैठ जाते हैं, गिटार लेके बैठ जाते हैं। मामा बहुत सपोर्टिव हैं, वो मुझे कहती हैं कि आओ शान से छोड़ो पढ़ाई, ये क्या ऐसी मामा सारों को मिलनी चाहिए, छोड़ो पढ़ाई, क्या कर रही हो, पढ़ लो, कुछ गाना ये कोई काम है करने वाला, तुम गिटार लेके बैठो। मामा बहुत अच्छा मैनेज करवाती हैं। लाइक वो कहती हैं आओ शान से, अब फ्री हो तो कुछ सुना दो, तो फिर मैं फिर मैनेज हो जाता है सारा काम, मामा मैनेज करवाती हैं। अच्छा जी, मामा जो है वो मैनेज करती हैं शानज़े की सारे रूटीन को। अच्छा शानज़े, पढ़ाई के लिहाज से आपके क्या कोई है प्लान्स कि आपने इस अपनी स्टडी को आगे लेके जाना है, और जिस तरह से आपने कहा कि मैं सिंगिंग का अगर कोई प्लेटफॉर्म मिला तो फिर उसके ऊपर भी काम करूँगी? मैं फ़िलहाल अभी, क्योंकि मेरा बैचलर्स कंप्लीट हो जाएगा, फिर इंशाल्लाह मास्टर्स करूँगी, और साथ मुझे लगता है तब तक कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी और फिर मैं उसे भी ज़रूर इंशाल्लाह अवेल करूँगी। उसको भी ज़रूर जो है आप इंशाल्लाह अवेल कर रही होंगी। अच्छा ठीक है, हमें कुछ ये भी आप बताएं कि मामा मैनेज कर रही होती हैं, जब कज़न्स होते हैं या कोई गैदरिंग्स होती हैं, उसके अंदर आपको तो कहते होंगे शानज़े सिंगर, शानज़े आप तो हमें सिर्फ गाना सुनाएंगे, कैसा फील होता है? बहुत अच्छा फील होता है, मतलब सारे चुप हो जाते हैं, अब मामा ही होती हैं, अब सब रुक जाएं, अब शानज़े गाना सुनाएंगी, और फिर सारे वेट करते हैं, अच्छा सही है, और बहुत अच्छा फील होता है। कैसा लगता है जब दाद मिल रही होती है? कोई ये भी कह रहा होता है नहीं शानज़े ये ठीक नहीं था, कुछ अंकल्स होते हैं जो कहते हैं कि नहीं ये नहीं, तुम फलां सिंगर को गाया करो। नहीं, सारे बहुत ज़्यादा, जो भी मैं गाती हूँ ना वो कहते हैं नहीं ये सही गा रही है, अच्छा वो भी गाते हैं, बहुत सब कहते हैं कि सही सही गा रही है। बड़े अच्छे लोग आपके इर्द गिर्द हैं जो ये कह देते हैं। बहुत अच्छी। तो फरमाइशें वैसे आती हैं जब आप अब सोशल मीडिया पे लगा रही हैं, तो उसके बाद क्या रिस्पांस था? रिस्पांस इतना ज़्यादा अच्छा था, मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेलम हो गई थी, मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी इतना अच्छा रिस्पांस, और बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती हैं सॉन्ग्स की, बस वो टाइम नहीं होता कि सबकी रिक्वेस्ट पूरी कर सकूं, बट आई ट्राई कि जहाँ तक हो सके मैं सबकी रिक्वेस्ट जो है वो पूरी कर सकूं। अच्छा, ये जिसने सबको शौक तो था गाने का, ये कैसे आपने सोचा कि भाई मैं सोशल मीडिया पे अब ये अपना जो शौक है मैं गाऊं और मैं सोशल मीडिया पर डालना शुरू सारी चीज़ें उनको पता है कि अगला दौर यही है, यहीं से वायरल हो सकते हो, है ना? एग्जैक्टली, अब सबको टीवी का एक्सेस नहीं है, और हर कोई अपना टैलेंट टीवी पे पोर्ट्रे नहीं कर सकता, तो हम लोग सारे जितनी भी यंग जनरेशन है, अब वो जो भी है अपना आर्ट वगैरह है वो सारा सोशल मीडिया पे ही अपलोड करती है, और क्योंकि अब सारी व्यूअरशिप भी वहीं पे आप देख सकते हैं, तो वहीं से ज़्यादा सपोर्ट मिलती है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि व्हाई नॉट वहीं अपलोड कर दिया जाए। अच्छा, कर रहा था गमे जहाँ का हिसाब, आज तुम याद आए बेहिसाब याद। अच्छा ठीक है, ये आपने शेर लिख रखा है अपने गिटार पे, तो क्या कोई गज़ल में भी इंटरेस्ट है? गज़ल में इंटरेस्ट है। गाती हैं या सुनती हैं? सुनती हूँ, गाती नहीं। अच्छा चलें, एक और कोई चीज़ हमें सुना दें। वैसे तो आपके पास फरमाइश पूरी करने के लिए टाइम नहीं होता जैसे आप बता रही हैं, लेकिन अभी आपके पास टाइम है। मुझे तुम नज़र से मैंने कवर किया था, अली ज़फ़र ने रीपोस्ट भी किया था, तो मैं वही गा देती हूँ। क्या बात है, आप वही सुना। मुझे तुम नज़र से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे, न जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है, मेरे प्यार को तुम भुला ना सकोगे, मुझे तुम नज़र से। अच्छा, आपने हमें मुखड़ा ही सुना दिया, आगे अंतरे की जानिब को चलती हैं या नहीं? बस इतना ही सुनाना था? इतना ही। अच्छा, इतना ही सुनाना था। ये आपको पता है वैसे कि ये
अली ज़फ़र साहब ने गाया हुआ है किसी और ने? अली ज़फ़र ने इनका जो है वो किया था, कवर किया मेहदी हसन खान साहब ने किया। चलें शान से, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप, ये बहुत मुश्किल है लेकिन उन्होंने नहीं आपने बड़ी अच्छी कोशिश बड़े की अच्छे है। तरीके से। तो चलें, बहुत शुक्रिया आपका। सॉफ्टवेयर पाकिस्तान का पैसा भी नहीं, पाकिस्तान का टैलेंट है जो हम आपको दिखाते रहते हैं और बड़ी मुश्किल पढ़ाई है। जी पढ़ाई के साथ साथ वो आगे फिर ये इसको भी कंटिन्यू कर सके, कोई अच्छा प्लेटफॉर्म भी इनको मिल जाए। अब बच्चे जो देख रहे होंगे करेंगे ऐसी मामा हमें क्यों नहीं मिलती जो ये कहें कि बेटा छोड़ो पढ़ाई के पलंदों में क्या पढ़ा हुआ, ये तुम क्या मतलब कि कर रही हो, छोड़ो इसको, कोडिंग में कुछ रखा है, कुछ नहीं रखा है, कॉर्ड्स में बहुत कुछ रखा है, उधर उस साइड पे आ जाओ। बिल्कुल ऐसे ही अगर आपको कोई शौक हो तो आप उसको पूरा कर सकते हैं। बहुत मुश्किल पढ़ाई है, हम पहले तो सोचते हैं कि शायद मेडिकली बहुत मुश्किल है और इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन अब खैर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी इंजीनियरिंग ही है, लेकिन ये लोगों को उस तरीके से इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि पढ़ाई बहुत मुश्किल है, इसके साथ भी आप शौक को जारी रख सकते हैं। उस दिन हमारे साथ एक डॉक्टर साहिबा थी, तो डॉक्टर साहिबा ने भी अपने शौक को जारी रखा हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा हमजा, मैनेज करने की बात है ना कि आप अपने जो पढ़ाई है और अपनी जो प्रायोरिटीज़ हैं आपकी जो हैं लाइफ में, उसके साथ साथ आप अपने जो शौक है उनको भी लेकर चलें तो बड़ी अच्छी बात है। तो बस ऐसे ही है। और आप जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं ना, किसी बच्चे में थोड़ा बहुत टैलेंट होता है, उसको कोशिश किया करें कि थपकी दिया करें, उसको दाद दिया करें, उसको कहा करें तुम इससे भी अच्छा कर सकते हो और अभी भी बहुत अच्छा कर रहे हो। उन लोगों में कीड़े मत निकाला करें कि वो बेचारे कोशिश कर रहे हैं और फिर वो बिल्कुल रह जाएं। बिल्कुल, हमने जैसे कि शानज़े ने बताया कि जो उनके सराउंडिंग में जितने लोग हैं वो उनको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं, उनको अप्रिशिएट भी करते हैं और उनको ये कहते हैं कि भैया शानज़े अच्छा गा रही है। तो इस तरह सारे जो लोग हैं ना, उनको चाहिए कि जो बच्चा अगर काम कर रहा है, कोई भी अच्छा काम कर रहा है, उसको अप्रिशिएट। और पेरेंट्स को भी थोड़ा सा चाहिए कि अगर पढ़ाई से अलावा भी बच्चे के अंदर कुछ टैलेंट है, स्पोर्ट्स बहुत अच्छी बच्चे खेलते हैं लेकिन वो कंटिन्यू नहीं कर पाते क्योंकि फैमिली का प्रेशर होता है कि नहीं सिर्फ पढ़ना है, तुम्हारे तो सिर्फ नंबर चाहिए, और आगे जाके उसको पता लगता है कि शायद इन नंबर्स का मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा, मेरा तो शौक कुछ और था, शायद मैं कुछ और बेहतर कर सकता था। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान और अब नजर डालेंगे इस घंटे की टॉप स्टोरीज पर। कराची वालों के लिए अच्छी खबर, ग्रीन लाइन बसेस के बाद अब बिजली से चलने वाली ट्रेन में सफर करेंगे। एक्निक ने कराची सर्कुलर रेलवे के मंसूबे की मंजूरी दे दी, वज़ीर आज़म अगले हफ्ते संगे बुनियाद रखेंगे। न्यू कराची सर्कुलर रेलवे के लिए बगैर फाटक नया ट्रैक बिछाया जाएगा, हर 6 मिनट बाद ट्रेन स्टेशन पर आएगी। यौमिया 4 लाख अफराद सफर कर सकेंगे। मंसूबे की लागत 170 अरब रुपए है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में तरक्की, पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की नवीद, मौजूदा हुकूमत के IT के फ़रोग के लिए इक़दामात के मुस्बत नताइज मिलने लगे। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन सेक्टर में पाकिस्तान की आलमी दर्जाबंदी में बेहतरी, IT सेक्टर में इस्लाहात से पाकिस्तान की आलमी सतह पर रैंकिंग में नुमाया इजाफा हुआ। पाकिस्तान 132 ममालिक में 107 से 99वीं पोजीशन पर आ गया। आने वाली नस्लों को बचाना है तो पोलियो वायरस को हराना है। मुल्क भर में जारी 5 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम खत्म हो गई। कौमी मुहिम में 4 करोड़ से ज़ायद बच्चों को हिफाजती क़तरे पिलाए गए। पोलियो वैक्सीन के खिलाफ इनकार करने वालों की तादाद में कमी, मगर अब भी चैलेंज बरकरार। बहुत से वालिदैन अपने बच्चों को हिफाजती क़तरे पिलाने में हिचकिचाहट का शिकार। ऐसे वालिदैन को बताना होगा कि पोलियो वैक्सीन बच्चों की सेहत को मजबूत करती, क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाती है। इस घंटे की टॉप स्टोरीज आपने जानी है। ग्रीन लाइन बसें कराची पहुंचने के बाद शहर कायद के बासियों के लिए हवा का एक और झोंका आया है। वज़ीर आज़म इमरान खान मुतवक्के तौर पर अगले हफ्ते कराची सर्कुलर रेलवे का संगे बुनियाद रखेंगे, जिसके तहत जो है वो बिजली से तेज़ रफ्तार ट्रेन चलेगी। और न्यू कराची सर्कुलर रेलवे की अगर बात करें तो वो बगैर फाटक नया ट्रैक बिछाया जाएगा और हर 6 मिनट बाद जो है ट्रेन वो स्टेशन पर आएगी। और इस मनसूबे से यौमिया 4 लाख मुसाफिर मुस्तफ़ीद हो सकेंगे, ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है। और कौमी इक़्तिसादी काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी एक्निक की बात करें, कराची में ट्रांसपोर्ट के मसाइल हल करने के लिए कराची सर्कुलर रेलवे के मंसूबे की मंजूरी भी दे दी है। हाँ जी, अच्छा मंसूबे की लागत की अगर बात करें तो हमजा 170 अरब रुपए है। मंसूबे के बुनियादी ढांचे पे 20 अरब 70 करोड़ रुपए खर्च होंगे और मंसूबे की तकमील के लिए 1.5 साल की डेडलाइन भी दे दी गई है। अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो की गई हैं कराची के अवाम के लिए। इसी पर हम बात करेंगे। कराची से PTI ने आलमगीर खान साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आलमगीर खान साहब, एक्निक की तरफ से कराची सर्कुलर रेलवे की मंजूरी कराची के अवाम के लिए वाकई बहुत बड़ी खुशखबरी है, आप क्रेडिट किसको देंगे?
इसका क्रेडिट हमारे प्लानिंग के मिनिस्टर असद उमर साहब को जाता, जिन्होंने ये एक चैलेंज के तौर पे लिया और इस काम को वफाक ने इसका राइट ऑफ वे लिया और अपना जिम्मा लिया, क्योंकि ये चंद सालों से सिंध हुकूमत के पास इसका राइट ऑफ वे था। और जैपनीज़ एक जायका ऑर्गेनाइजेशन है जो यहाँ इन्होंने सर्वे भी किया था, लेकिन सिंध हुकूमत इसमें नाकाम रही। जो इंक्रोचमेंट हुई थी उसको हटाने में और जो यहाँ पर लोग बसे हुए थे इनको कॉम्पनसेट करने में, और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी बरहमी का इजहार किया। तो सुप्रीम कोर्ट को भी एक क्रेडिट जाता कि चीफ जस्टिस साहब ने, चाहे वो माजी के हों या मौजूदा हों, इन्होंने इस प्रोग्राम में दिलचस्पी ली और फिर असद उमर साहब को, जिन्होंने ये एक चैलेंज के तौर पर लिया और इंशाल्लाह इसको अब ये लॉन्च करने जा रहे हैं। इसकी तमाम फिजिबिलिटीज़ तैयार हो चुकी हैं। इंशाल्लाह इस महीने ये लॉन्च कर दिया जाएगा और उम्मीद है कि 2023 तक इस पर काम कंप्लीट कर लिया जाएगा। ठीक है आलमगीर खान साहब, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि उम्मीद है कि 2023 तक काम जो है मुकम्मल कर लिया जाएगा, कुछ हायल रुकावटें भी होंगी, उस हवाले से भी हमें बता दीजिएगा। संगे बुनियाद रखे जाने के बाद क्या फौरी तौर पर काम का आगाज़ कर दिया जाएगा? और चौथा मंसूबा कराची सर्कुलर रेलवे का इस महीने लॉन्च कर दिया जाएगा। कराची वालों के लिए एक सुख की सांस होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत ऐसे प्रोग्राम की कराची में थी। लोगों को दुश्वारी थी, आबादी बहुत बढ़ती जा रही है, ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है, लोगों को ऑफिसेज में, स्कूल्स में, अपने कारोबार की जगह पे जाने में मुश्किलात होती, दुश्वारी होती। अब इंशाल्लाह ऐसे प्रोजेक्ट से हमारा वो सिस्टम, हमारा ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर होगा। और क्योंकि पिछले 14 साल में जो सिंध हुकूमत ने शहर के साथ किया, तमाम इदारे खोखले कर दिए, तमाम इदारों की कैपेसिटी ख़त्म कर दी। वो इस काबिल ही नहीं कि आवाम को सर्व कर सके, शहरियों के मसाइल हल कर सके, चाहे वो KMC हो, DMC हो, SBC हो, KWSB हो, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो। ये सब इदारे खोखले हैं और पैसा बनाने का जरिया है, जो मिनिस्टर्स को पैसा पहुँचाते हैं। ये वो शहर था जहाँ ट्रैम्स चला करती थी, ये वो शहर था जहाँ सड़कें पानी से धुला करती थी। दूसरे पाकिस्तान के शहरों में कराची की मिसाल दी जाती थी, दूसरे शहरों से लोग कराची आते थे। आज वो शहर कहाँ पहुँच गए और कराची कहाँ रह गया, ये कराची वाला आज महसूस करता और सवाल करता। तहरीक इंसाफ को इस शहर से मैंडेट मिला, नुमाइंदगी मिली, बदकिस्मती से इदारे हमारे पास नहीं जो 18वीं तरमीम के बाद सूबे के पास चले गए, जो रेगुलर बुनियाद पे लोगों से जुड़े हुए हैं, लेकिन अपने मैंडेट का एहसास करते हुए जो मेगा प्रोजेक्ट्स की मद में हम कराची वालों को रखते हैं। ठीक है, अच्छा आलमगीर खान साहब, KCR की अगर हम बात करें तो रुकावट क्या थी ना इसमें प्रोजेक्ट में, और इस प्रोजेक्ट का जो तमाम खर्चा है अगर हम वो बात करें तो क्या वफाकी हुकूमत उठाएगी? देखिए, पहले फेज में इसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है। 43 किलोमीटर्स का ये पूरा रूट है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट, डिस्ट्रिक्ट साउथ ये सब कवर होंगे। और इसमें एलिवेटेड ट्रैक भी है, इसमें टनल भी मौजूद है, इसमें जो है ग्राउंड ट्रैक मौजूद है, और कोई 20 से ज़्यादा जो है वो इसमें स्टेशंस मौजूद हैं। तो एक लोगों को बहुत बड़ी सर्विस मिलेगी। कराची में आपको इल्म है जिस कदर ट्रैफिक है और जिस कदर अब लोगों को दुश्वारी पेश आती, स्पेशली जो कम्यूटर्स हैं उनको दुश्वारी पेश आती, तो कराची में मास ट्रांजिट एक इस तरह के प्रोग्राम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और ग्रीन लाइन से भी हम फ़ायदा उठाएंगे, और साथ अगर सर्कुलर रेलवे आता तो कराची के लिए ये एक बड़ी खुशखबरी है। और इंशाल्लाह इसी महीने इसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम शुरू कर दिया जाएगा। 27 अरब रुपए रखे हैं इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जिसमें ओवरहेड्स आएंगे, जिसमें ब्रिजेस आएंगे, और इसमें 21 अरब रुपए फेडरल गवर्नमेंट का शेयर है और 6 अरब रुपए सूबाई हुकूमत का शेयर है। और ये एक्निक ने इसको अप्रूव कर दिया है, जो वफाकी जो एक कमेटी है जो तमाम मेगा प्रोजेक्ट्स की अप्रूवल देती, और इंशाल्लाह इस महीने काम शुरू हो जाएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि 2023 तक जो कंप्लीशन डेट है ये काम मुकम्मल कर लिया जाए। ठीक है आलमगीर खान साहब, लेकिन अगर इसके अंदर सूबाई हुकूमत भी जो है हिस्सेदार होगी तो कम्युनिकेशन होना बहुत ज़्यादा बेहतर ज़रूरी होगा कि आपस में रवाबित भी रहें और एक दूसरे से अच्छे ताल्लुकात भी रहें। खैर, ये भी साथ बता दीजिएगा उनको कैसे बरकरार रखा जाएगा, और दीगर कौन से तरक्याती प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर काम हो सकता है? देखिए, जो 1100 अरब रुपए का ऐलान हुआ था उसमें 625 अरब रुपए वफाक का शेयर था। बकिया तमाम स्कीम्स, प्रोजेक्ट्स वो सूबाई हुकूमत का जिम्मा था।
हमारे पास जो प्रोजेक्ट्स जिसका जिम्मा वफाक ने लिया उसमें सर फहरिस्त K4 का मंसूबा, पानी का मंसूबा, जिस पर वापडा को राइट ऑफ वे मिल चुका है। वापडा वफाकी इदारा है जो इस पर काम कर रहा, उसका तमाम जो बेसिक डिज़ाइन था, नई कंसल्टेंसी फर्म हायर की, उसका बेसिक डिज़ाइन रेडी किया जा रहा, फिजिबिलिटीज तैयार कर ली गई है। इंशाल्लाह जल्द काम शुरू होगा और 2023 के एंड तक उस पर कंप्लीशन आएगी। ग्रीन लाइन का जिम्मा हमने लिया, उसमें जो ऑपरेशन साइट थी उसकी जो बसेज आनी थी वो आ चुकी हैं। इंशाल्लाह डाइवो को आउटसोर्स कर दिया गया, इंशाल्लाह इस महीने से वो भी फंक्शनल आपको नजर आएगा। और तीसरा जो नालों की सफाई थी, NDMA को जिम्मा दिया शहर के 3 स्टॉर्म वाटर ड्रेन जो बड़े नाले, महमूदाबाद नाला, औरंगी टाउन नाला, गुजर नाला, उस पर सफाई का अमल जारी है। हाँ, 2 नालों पर, औरंगी और गुजर नाले पर कोर्ट से स्टे ले लिया गया था, वो स्टे हाल ही में 1.5-2 महीने पहले ख़त्म हुआ, तो अब वहाँ पर भी काम किया जाएगा। इस बजट में कोई 35 अरब के करीब पैसे रखे गए नालों की सफाई के लिए। याद रहे जो नालों के इर्द गिर्द जो इंक्रोचमेंट है वो सिंध हुकूमत का जिम्मा है कि वो हटाएगी और इन लोगों को कॉम्पनसेट करेगी, और साथ इस नाले की प्रॉपर कंस्ट्रक्शन होनी है, इसके लेफ्ट राइट रोड्स बननी है, कोई 20 से ज़ायद किलोमीटर की बननी है ताकि दोबारा। बहुत शुक्रिया आपका। सब सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और यकीनी तौर पर कराची वालों के लिए ये एक उम्मीद की किरण भी है, हवा का झोंका भी है, ताज़ा हवा का झोंका है, और उम्मीद करते हैं कि ये कुछ मसाइल जो ट्रांसपोर्टेशन के हैं ये हल हो सकेंगे कराची के शहर। कराची में जो हम देखें तो इतने मतलब सालों की बात कर लेते हैं कि सालों से हम देख रहे हैं कि कराची में ट्रांसपोर्टेशन के मसाइल हैं, और अब जो है उम्मीद कर रहे हैं कि जिस तरह से मंसूबे आ रहे हैं, ग्रीन लाइन जो बस है उसका आया, इसकी बात करें सर्कुलर रेलवे की, तो होप सो अच्छी चीज़ें आएंगी कराची में ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से। कुछ मौसम की बात कर लेते हैं। बिल्कुल मौसम की बात कर लेते हैं, क्योंकि महकमा मौसमियात की जानिब से तो हमसे कहा जा रहा था कि जो है वीकेंड पे अगर हम पंजाब की बात करें तो मौसम जो है काफ़ी कदर बेहतर रहेगा, गरज चमक से बारिश के भी इम्कान थे। शुमाली बलूचिस्तान की अगर हम बात कर लें वहाँ पर, तो कराची का मौसम कैसा रहेगा और दूसरे मुल्क भर में मौसम कैसा रहेगा वो भी देखना होगा कि किस तरह बिल्कुल रहेगा। इसी हवाले से हम बात करेंगे। ज़हीर अहमद बाबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। ज़रा बता दीजिएगा, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कराची का, सिंध का मौसम कैसा रहेगा? जी बिल्कुल, कराची और सिंध और इसी तरह मुल्क के ज़्यादातर हिस्सों में जैसे लाहौर, गुजरांवाला, इस्लामाबाद वगैरह शामिल हैं, मौसम खुश्क है और मतलब साफ है। अगले 2 दिन भी मुल्क के ज़्यादातर हिस्सों में मौसम खुश्क और गर्मी रहेगा, लेकिन 2 दिन के बाद मंडे या सोमवार की रात से और मंगल से फिर सिंध में जो है बारिशों का एक नया सिलसिला दाखिल होगा, जिसकी वजह से गरज चमक के साथ बारिश और बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश का भी इम्कान है। अच्छा ज़हीर साहब, अगर हम पंजाब और बलूचिस्तान में साइड की बात करें तो वहाँ का मौसम कैसा रहेगा? जी बिल्कुल, पंजाब में तो ज़्यादातर मौसम खुश्क है ज़्यादातर हिस्सों में, और इसी तरह बलूचिस्तान के ज़्यादातर हिस्सों में मौसम खुश्क है। कश्मीर के ज़्यादातर इलाकों में भी अगले 2 रोज़ के दौरान जो है वो मौसम खुश्क रहेगा। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के ज़्यादातर हिस्सों में भी मौसम खुश्क रहेगा। अगले 1 हफ्ते के दौरान, ये 4-5 रोज़ के दौरान जो है मुल्क के जो बालाई हिस्से हैं उनमें जो बारिशों का शिद्दत जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो कम रहेगी। ठीक है, जैसा पहले कहा जा रहा था कि शायद ये वाला जो वीक अभी जिसके अंदर हम हैं इसमें बारिशें जो हैं वो हो रही होंगी। एक स्पेल अभी होगा, ये स्पेल ख़त्म होगा तो अक्टूबर के पहले हफ्ते में भी अगला स्पेल बारिशों का होगा। ये थोड़ा सा प्रोलॉन्ग्ड है या एक्सटेंडेड है, अब ऐसी उम्मीद नहीं है? नहीं, मुल्क के बालाई हिस्सों में तो ज़्यादातर जो है वो मौसम खुश्क रहेगा। बाय द एंड ऑफ अक्टूबर, सितंबर, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर जो है वो मुल्क के बालाई हिस्सों में कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है, लेकिन फिलहाल अगले 4-5 रोज़ के दौरान जो है मुल्क के बालाई हिस्सों में तो मौसम ज़्यादातर खुश्क रहेगा। और ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जी कि मानसून जो है वो ख़त्म हो गया है या आखिरी सांसें ले रहे हैं? जी बिल्कुल, सितंबर के एंड में और अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक मानसून जो है वो सिस्टम परसिस्ट करता है मुल्क के ज़्यादातर हिस्सों में। तो ऊपर जो नॉर्दर्न एरियाज हैं या नॉर्दर्न हाफ ऑफ द कंट्री है उसमें तो मानसून की शिद्दत काफ़ी हद तक जो है वो कम हो गई है, लेकिन जो सदर्न हाफ है, सिंध के ज़्यादातर हिस्से हैं, साउथ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ सिंध हैं, उसमें अभी मानसून की शिद्दत जो है, मानसून की हवाएं जो है अभी भी दाखिल हो रही हैं। और जैसे कि मैंने कहा है कि सोमवार से, मंडे से ऑनवर्ड्स जो है 2-3 रोज फिर मानसून की हवाएं जो हैं वो दाखिल होंगी और सिंध के इलाकों में खासतौर पर साउथ ईस्टर्न सिंध। ठीक है ज़हीर बाबर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सब सवेरे पाकिस्तान से आप बात थे और बता रहे थे कि मौसम कैसा रहेगा, तो पहले जो चेहरे खिल उठे थे ये सुनकर कि बारिशें होने वाली हैं वो थोड़े से जो है ना वापस आए। ऐसा नहीं होने वाला है और शायद अक्टूबर के पहले हफ्ते के अंदर कुछ इलाकों में एक जो है स्पेल मानसून का जो शायद आखिरी स्पेल होगा
उसकी अभी भी उम्मीद है, तवक्को है कि वो इम्कानात हैं कि आखिरी स्पेल होगा, लेकिन अब मानसून खत्म होने वाला है। लेकिन अब हमजा एक आखिरी बारिश होनी है जिसके बाद सर्दियां। हाँ एग्जैक्टली, उसके बाद जो है ना हम फिर हवा में देखेंगे कि खुनकी भी हो जाएगी, रातें भी ठंडी हो जाएंगी और मौसम जो है वो ठंडा होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अभी मौसम बड़ा ना थोड़ा सा है कि किसी दिन लगता है कि ज़रूरत नहीं है आपको एसी की, और किसी दिन आपको लगता है नहीं, आज से ज़्यादा तो शायद कभी ज़रूरत ही नहीं थी एसी की। बिल्कुल ऐसे ही अभी मिला जुला जो है ना मौसम चल रहा है। अब अक्टूबर, मिड अक्टूबर से के बाद से ही हम लोग, मेरा ख्याल है कि एसी जो है वो बंद होना शुरू हो जाएंगे। खैर हम आगे बढ़ेंगे, पाकिस्तानी ख़वातीन की बात करते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी ख़वातीन जो हैं वो आगे बढ़ने का सफ़र जारी रखे हुए हैं और वो मुल्क से बाहर जाकर भी अपनी एक अलग शनाख्त, अलग पहचान जो है वो बना रही है और ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तानी ख़वातीन की बात करें तो नुमाया कामयाबियाँ हासिल भी कर रही हैं और इससे दुनिया भर में पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा भी जो है वो सामने आ रहा है। आज हम प्रोग्राम में आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं सपना नुसरत चांडियो से, जो वैसे तो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी हैं, बैचलर्स की डिग्री कर रही हैं अभी इसमें, और इसके अलावा एक और शानदार एजाज़ उनके पास है। वो कम उम्र स्पीकर हैं, यूथ एक्टिविस्ट हैं, मुसन्निफ़ा हैं, पहली कम उम्र पाकिस्तानी लड़की हैं जिन्होंने पहले वर्चुअल एशियन एजुकेशन समिट में एशिया स्टार रेटिंग अवार्ड भी जीता है। अच्छा, सपना नुसरत यूथ एम्पावरिंग काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन में बाकायदा मुसन्निफ़ा और स्पीकर भी हैं और उन्होंने हाल ही में नॉलेज वर्ल्ड स्किल डेवलपमेंट सेंटर की बेहतरीन स्पीकर वो का जो है वो अवार्ड भी हासिल किया है। तो हम सपना नुसरत से बात कर लेते हैं, होनहार है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सपना। पहले तो हमें बताइएगा, इतनी छोटी सी उम्र में आपने इतनी ज़्यादा कामयाबियाँ कैसे हासिल की हैं? इस सफ़र में आपको कौन कौन रहनुमाई देता रहा, कहाँ कहाँ से रहनुमाई हासिल करती रही आप? मैं बचपन से ही बहुत परसिस्टेंट थी और बहुत एम्बिशियस थी, तो और हार्डवर्क पर भी बहुत ज़्यादा थी। तो ऐसे जो है मैं मेहनत करती आई और फिर मैंने अपने आप को आइडेंटिफाई किया, मैंने अपनी एबिलिटीज़ को, क्वालिटीज़ को और फिर स्किल्स को। तो फिर क्या हुआ कि डिजिटल लर्निंग बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस हो गई, फिर उसमें मुझे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिली। मैंने उन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल किया, फिर दुनिया से लोगों से कनेक्ट हुई। फिर क्या हुआ कि जो मेरे राइटअप्स थे, मेरे ब्लॉग्स थे, वो पब्लिश होना स्टार्ट हो गए। फिर ऐसे जो है मैंने लोगों से जो है इंटरेक्शन किया, फिर नेटवर्किंग बढ़ी। सो दैट वाज ऑल अबाउट के लोगों ने हमें सपना ये भी ज़रा बता दीजिएगा, अब तक आपको कौन कौन से अवार्ड्स मिल चुके हैं? अब तक जो मुझे अवार्ड्स मिल चुके हैं वो मुझे अवार्ड्स मिले हैं अपनी एकेडमी की तरफ से। बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड मिला था मुझे। उसके अलावा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी जो बहावलपुर में फार्मेसी एंड एग्जीबिशन की, मुझे वहाँ से अवार्ड मिल चुके हैं। उसके अलावा जो है एशिया स्टार रेटिंग अवार्ड, वो वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुई थी, पूरी एशिया के कंट्रीज ने जो है पार्टिसिपेट किया था। जो है एक्टिविटीज की वजह से मुझे अपनी जो हार्डवर्किंग की वजह से वो मुझे अवार्ड से नवाजा गया वर्चुअली। अगर वो कोविड की सूरत हाल नहीं होती तो वर्चुअल कॉन्फ्रेंस नहीं होती, वो फिजिकल कॉन्फ्रेंस होती। ज़बरदस्त सपना, क्या बात है आपकी। अच्छा सपना, पाकिस्तान की ख़वातीन को मुस्तक़बिल में कहाँ देखती हैं और उनके लिए क्या काम कर रही हैं आप? अगर हम जो है हिस्ट्री देखें, अगर हम फिलॉसफी देखें तो वुमेन की बहुत कंट्रीब्यूशन है उसमें। उसके अलावा जो आजकल सोसाइटी है वो कितने बैरियर्स को फेस करती हैं, कितने कॉन्फ्लिक्ट्स को फेस करती हैं, घर के मसाइल को फेस करती हैं, मतलब सारी चीज़ें अपने सराउंडिंग इन बहुत सारी चीज़ों को ऐसे फेस करती हैं। अगर मैं अपने आप को देखूं कि मैं भी एक छोटे से विलेज से हूँ, मैंने कभी हारना नहीं सीखा, फिर भी जो भी सोसाइटी की तरफ से अगर मैंने बैरियर्स फेस किए, इंटरप्शन फेस की, मैंने उनसे एज अ जेंटल वुमेन होकर फेस किया है। और उसके अलावा मैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि सारी वुमेन जो हैं वो जेंटल वुमेन बने और चेंजिंग थ्योरी बने एक अलग तरीके से वुमेन गवर्नमेंट की। बिल्कुल सपना, बहुत शुक्रिया आपका। सब सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रही थी और यकीनी तौर पर कोई भी कामयाबी हासिल करनी हो तो बहुत मेहनत करना पड़ती है, और अगर आप एक ऐसे इलाके से हैं जहाँ पर उतनी सहूलियात मौजूद नहीं हैं जितनी बड़े शहरों में हैं, तो फिर आप यकीनी तौर पर दाद के मुस्तहिक। बिल्कुल दाद के मुस्तहिक तो हैं ही हमजा, क्योंकि देखिए छोटी सी उम्र में उन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स भी हासिल किए और माशाल्लाह उनके पास नॉलेज भी बहुत ज़्यादा है। तो हम उनको बेस्ट ऑफ लक कहेंगे कि वो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी इतनी सी उम्र में ही सोच रही हैं और काम भी कर रही है। खैर हम आगे बढ़ेंगे। नाज़रीन, क्लासिक की रागों की अगर बात करें तो उसके ज़रिए दुनिया भर में शोहरत पाने वाले गुलकार असद अमानत अली ख़ान आज भी जो है वो हम लोगों के दिलों में ज़िंदा हैं और उनका आज 66वां यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। अच्छा, पटियाला घराने के मारूफ गायक हैं, आज हम में नहीं हैं वो, लेकिन उनकी गाई हुई जो गज़लें हैं, गीत हैं, आज भी हमारी समातों में रस घोलते हैं। एक खुसूसी रिपोर्ट हमने तैयार की है,
आपको वो दिखाते हैं। पटियाला घराने के चश्मो चिराग असद अमानत अली खान उस्ताद अमानत अली खान के साहबजादे, उस्ताद फतेह अली और उस्ताद हामिद अली खान के भतीजे और शफकत अमानत अली खान के बड़े भाई थे। अपने वालिद उस्ताद अमानत अली की वफात के बाद उनकी गाई गजल इंशाजी उठो अब कूच करो गाने के बाद असद अमानत को अव्वलीन शनाख्त और मकबूलियत हासिल हुई। 10 साल की उम्र से मौसीकी की दुनिया में कदम रखने वाले फनकार की आवाज दिल के तार छेड़ देती थी। असद ने गजल और क्लासिक के रागों के जरिए दुनिया भर में शोहरत पाई। असद अमानत अली खान ने लोक गीतों से भी अलग पहचान बनाई। असद अमानत अली को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया। अवार्ड के फौरी बाद ही इनकी तबीयत नासाज हो गई और वो इलाज के लिए लंदन चले गए। 8 अप्रैल 2007 को दिल के दौरे के बायस 52 साल की उम्र में दारा फानी से कूच कर गए। तो ये खुसूसी रिपोर्ट आपने देखी। हमें आप पे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। और नाज़रीन, हम कुछ बात करेंगे पोलियो कैंपेन जिस तरह से जारी थी। मुल्क भर में 5 रोज़ा इंतज़ादी पोलियो मुहिम जो है वो कामयाबी से मुकम्मल कर ली गई है और कौमी मुहिम में 4 करोड़ से ज़ायद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए हैं। अच्छा, साल की तीसरी ये कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम थी और इसकी ये ख़ास बात थी कि इस बार विटामिन ए की इजाफी खुराक भी बच्चों को दी गई है और पोलियो के पाकिस्तान से खात्मे के लिए ज़रूरी है कि तमाम 5 साल से कम उम्र जो बच्चे हैं उनको पोलियो के कतरे पिलाए जाएँ और जब जो है मुहिम का आगाज़ हो तब पिलाए जाएँ। ऐसा नहीं कि हमने एक मुहिम में पिला दिया उसके बाद हम भूल ही जाएँ। बिल्कुल। और अगर किसी वजह से टीम्स उन तक नहीं पहुंच पाती तो वालिदैन जो हैं उनका ये काम है कि सेहत मुहाफ़िज़ जो हेल्पलाइन है 1166 उस पर अपनी शिकायत दर्ज करें और जो आप जब शिकायत दर्ज करेंगे तो जो टीम होगी वो इसके ऊपर एक्शन भी लेगी और वो फिर आपके घर आएगी और आपके बच्चों को जो पोलियो के ड्रॉप्स हैं वो भी पिलाएगी। वैसे पोलियो वैक्सीन के खिलाफ इनकार करने वालों की तादाद हमजा देखी गई है इस बार की बहुत कम थी। बहुत कम लोगों ने जो है ना वो उनके अंदर हेजिटेंसी पाई गई थी। लेकिन अभी भी बरकरार है क्योंकि ऐसे वालिदैन अब भी मौजूद हैं जो अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने में हिचकिचाहट का शिकार हैं। उनके दिमाग में वसवसे हैं, मुख्तलिफ सवालात हैं। उन सवालात को एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए हम बातचीत भी कर रहे होते हैं ताकि वो पेरेंट्स जिनके जहनों में कुछ सवाल आ जाते हैं वो किसी तरह से दूर किए जा सकें। उन वालिदैन का ख्याल है कि नौज़ायदा बच्चे वैक्सीन के लिए बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। उन्हें खदशा है कि वैक्सीन बच्चों को नुकसान पहुँचाएगी। ऐसे वालिदैन को यकीन दहानी कराने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हकीकत में पोलियो वैक्सीन बिल्कुल महफूज है। बिल्कुल ये वैक्सीन जो महफूज भी है और बच्चों की सेहत को मजबूत करती है और उनकी जो क़ुव्वत मुदाफ़त है उसको बढ़ाती है। तो अब कुछ जो क्वेश्चंस होते हैं लोगों की और जिस तरह से पेरेंट्स जो है कुछ अब हिचकिचाहट भी महसूस करते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा तादाद में अब देख रहे हैं कि ये चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ अब आ रही हैं। ऐसी बात करेंगे इस सारे मौके पर नेशनल कोऑर्डिनेटर ऑफ पोलियो डॉक्टर शहजाद बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये जानेंगे इसकी कामयाबी से पहले कि ये मुहिम कितनी कामयाब रही, उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि वो बच्चे या वो वालिदैन जो अपने बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिलवा सके या वहाँ तक टीम अभी तक नहीं पहुँची और कोई बच्चा रह गया है, उनके पास क्या ऑप्शन मौजूद है? जी, जैसे अस्सलाम वालेकुम, जैसे कि आपने कहा कि अगरचे ये जो मुहिम है ये आज ख़त्म हो गई है लेकिन हमारी टीमें इस वक्त भी तैयार है और वो वालिदैन जो महसूस करते हैं कि उनके बच्चों को अभी तक कतरे नहीं पिलाए गए वो हमारी व्हाट्सएप लाइन या 1166 हेल्प लाइन पे टेलीफ़ोन करके अपना एड्रेस और टेलीफ़ोन नंबर लिखवा दें। हमारी टीम जो है वो अगले चंद रोज़ में इंशाल्लाह उनके घर पहुँच के उनके बच्चों को कतरे पिलाएंगी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, इस बार जो पोलियो मुहिम है उसकी एक ख़ास बात ये थी कि उसमें जो है विटामिन ए भी जो है उसको भी शामिल किया गया था। इसका मकसद था क्या था और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? जी, साल में 2 दफ़ा हम पोलियो के कतरों के साथ साथ विटामिन ए के कतरे भी पिलाते हैं। अच्छा। और इसका मकसद ये होता है कि ये विटामिन ए के कतरे जो है ये बच्चों में पोलियो के अलावा दूसरी बीमारियां मसलन डायरिया, निमोनिया और मीज़ल्स उनके बारे में उनकी क़ुव्वत मुदाफ़त में इजाफ़ा करते हैं और उनको उन बीमारियों से भी बचाते हैं। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा ये तमाम बच्चों के लिए या कोई हद है उम्र की कि सिर्फ इस हद से ऊपर के बच्चों को ये पिलाए जाएंगे? ये विटामिन ए के कतरे जो है 6 माह से लेके 5 साल तक के बच्चों को हम पिलाते हैं।
6 माह से कम बच्चों को नहीं पिलाते और 5 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों को हम ये कतरे नहीं पिलाते। ठीक है डॉक्टर साहब, एक और चीज़ आपसे जानना चाहेंगे। हमने ये देखा है कि कुछ वालिदैन अभी भी हैं, वैसे तो बहुत ज़्यादा जो है कमी आ गई है इस तादाद के अंदर, रेशियो के अंदर, नंबर्स के अंदर, लेकिन अभी भी कुछ वालिदैन ये सोचते हैं कि कतरे पिलाने से शायद बच्चे बीमार पड़ जाएंगे, वो अभी नौज़ायदा हैं, इतनी क़ुव्वत मदाफ़ियत नहीं है कि उनको ये कतरे पिलाए जाएं या इस तरह की कोई वैक्सीनेशन हो। उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी बहुत शुक्रिया। ये पोलियो के कतरों की जो पहली वैक्सीनेशन डोज हमने देनी होती है वो बच्चे को उसकी पैदाइश के फ़ौरन बाद देनी होती है, चंद घंटों के अंदर अंदर। इसका मतलब ये है कि ये नौज़ाइंदा बच्चों के लिए ना सिर्फ के बहुत ज़्यादा महफूज है बल्कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात ये है कि ज़्यादातर वालिदैन में पोलियो की वैक्सीन के बारे में 2 तरह के ख़तरात हैं। बाज़ जो बच्चे पढ़े लिखे वालिदैन हैं वो समझते हैं कि हमने बच्चों को कतरे पिला दिए हैं अस्पताल में जाके और बार बार कतरे पिलाने की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए हमारा ये पैगाम ये है कि जिस तरह कोविड की वैक्सीन लोगों ने लगवाई है लेकिन उसके बावजूद भी उनको कोरोना हो रहा है, लेकिन वो लेस ख़तरनाक है। इसी तरह जितनी हम पोलियो के कतरे ज़्यादा पिलाते हैं उतनी उन बच्चों की क़ुव्वत मदाफ़त और पोलियो वायरस से लड़ने की सलाहियत में इजाफ़ा होता है और वो ज़्यादा महफूज रहते हैं। इसी तरह जो दूसरी टाइप के बच्चे वालिदैन हैं वो समझते हैं कि ये वैक्सीन महफूज नहीं है, या कभी फ़र्ज़ करें एक बच्चा है उसको आज कतरे पिलाए हैं, कल उसको कुछ हो गया है, कोई बुखार चढ़ गया है, तो वो समझते हैं कि ये वैक्सीन की वजह से है, हालांकि वो उसको कोई दूसरी इन्फेक्शन जिसका वो अंडरलाइंग काज चल रही थी उसकी वजह से हो सकता है। हमारी पोलियो वैक्सीन जो है वो बहुत महफूज है और ये वही वैक्सीन है जिसको इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के अलावा बाकी सारी दुनिया से पोलियो का खात्मा किया गया है। ठीक है डॉक्टर, जिस तरह आपने भी कहा कि बाकी दुनिया से तो इसका खात्मा कर लिया गया, लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान को पोलियो फ्री करार दिए जाने में भी कितना अरसा मजीद दरकार होगा, और इस बार मुहिम में अगर हम बात करें तो किन किन इलाकों पर ख़ास फोकस रखा गया था? जी हमारा जो ख़ास फोकस है जहाँ पे पोलियो का वायरस हमारे एनवायरमेंटल सैंपल में भी पाया जाता है और हमारी मुहिम के दौरान बहुत सारे बच्चे जिन इलाकों में रह जाते हैं उनमें किला अब्दुल्ला, पशीन, कोयटा, इसके अलावा कराची के डिस्ट्रिक्ट्स और इसके अलावा साउथ केपी जिसमें मर्दान, डेरा इस्माइल खान, साउथ वज़ीरिस्तान, टांक और इसके अलावा पेशावर, ये वो डिस्ट्रिक्ट हैं जो हमारे पोलियो के प्रोग्राम के मुताबिक सबसे ज़्यादा हाई रिस्क डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और यही वो डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे एक एक बच्चा जो कतरे पिलाने से रह जाता है वो भी पोलियो प्रोग्राम के ख़ात्मे के लिए ख़तरनाक है और हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि इन इलाकों में ख़ासकर और बिलअमूम एवरीवेयर वो बच्चे जिनको कतरे हम नहीं पिला सके उनको कतरे पिलाए जाएं। ठीक है डॉक्टर साहब, हम देखते रहे हैं कि पोलियो वर्कर्स की हिफाजत के लिए भी ज़रूरी इकदाम उठाए जाते हैं, बड़े इश्यूज़ भी पहले सामने आते रहे हैं। अब आप क्या समझते हैं कि पोलियो वर्कर्स पहले से कितने महफूज हैं और आवाम में कितना रुझान बढ़ा है, शऊर जो है हम बेदार करने में तमाम मिलकर कामयाब रहे हैं? जी मेरे ख्याल में अभी भी इक्का दुक्का वाक़ियात हमारे पोलियो वर्कर को डराने धमकाने के या बदतमीज़ी के हो जाते हैं, लेकिन इसमें खातर ख्वाह कमी हुई है। लेकिन आई थिंक इसमें हमारे मीडिया का भी बड़ा रोल है और मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा सर कि ये एक्सक्यूज़ मी, ये पैगाम लोगों तक पहुँचाएँ कि हमारे तकरीबन 3,35,000 वर्कर जो घर घर जाके पोलियो के कतरे पिलाने में मसरूफ़ है वो फुल्ली ट्रेंड है, वो बच्चों के आपके बच्चों की हिफाजत के लिए उनकी सेहत के लिए आपके घर आ रहे हैं, उनसे तावन करें और उनकी इज़्ज़त और एहतराम से पेश आए। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे। हम अगर पाकिस्तान को पोलियो फ्री मुल्क बनाना चाहते हैं, सिर्फ अफगानिस्तान और पाकिस्तान रह गए हैं, तो हम अगर पाकिस्तान को बनाना चाहते हैं तो हमें बड़ी संजीदगी से जो अब कैंपेन्स आ रही हैं हमारे घर में आके आपको कह रहे हैं कि जी के बच्चों को पोलियो के कतरे पिला लें, इससे ज़्यादा एक रियासत क्या कर सकती है। उसमें
मदद करें। और प्लीज़ अपने बच्चों को, अगर अभी भी आपने पोलियो के कतरे नहीं पिलाए, 1166 पर कॉल करें, टीम आएगी और आपके बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर चली जाएगी। हमजा आपके डोर स्टेप पे आ रहे हैं और आपके मतलब बच्चों की सेहत को, कि उसकी हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए गवर्नमेंट जब इतना स्टेप ले रही है, तो फिर एक कदम आप भी आगे बढ़ें और आप जो है अपने बच्चों को जितना जल्दी हो सकता है, जो बच्चे अगर रह गए हों तो उनको पोलियो के जो ये ड्रॉप्स हैं उनकी वो ज़रूर पिलाएं, क्योंकि उनसे हम इसी वजह से हम लोग जो है पोलियो फ्री पाकिस्तान बना सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, और बाद में सिर्फ पछतावा रह जाता है क्योंकि इसका इलाज मौजूद नहीं है। तो इसलिए अपने बच्चों को पोलियो के कतरे लाजमी तौर पर जो है पिलाएं। हम कुछ बात करेंगे आगे बढ़कर क्रिकेट के हवाले से। इकरा, और न्यूजीलैंड और इंग्लैंड तो पाकिस्तान के साथ ये कहा जाए कि हाथ कर गए हैं तो ये गलत नहीं होगा, मगर दिसंबर में वेस्ट इंडीज़ के दौरा पाकिस्तान की उम्मीदों के जो चिराग हैं वो अभी तक रोशन है। बिल्कुल। अच्छा हमजा, अगर देखें क्रिकेट वेस्ट इंडीज़ की बात करें तो उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान समेत किसी भी टूर की कमिटमेंट जो है वो पूरी करने का प्लान है उनका, और हमारा इरादा यही है कि हम टूर्स की जिम्मेदारियां पूरी करेंगे। दूसरी जानब अगर बात करें इंग्लिश प्लेयर्स की एसोसिएशन की, तो उन्होंने इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का जो झूठ था वो बेनकाब किया, और इंग्लिश प्लेयर्स एसोसिएशन के तर्जुमान ने कहा है कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने अगले माह होने वाले जो दौरा पाकिस्तान है उस हवाले से हमें अंधेरे में रखा था, हमसे पूछा ही नहीं गया था। हमसे तो पूछा ही नहीं गया कि हम पाकिस्तान का दौरा करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। और तर्जुमान ने मजीद कहा है कि इंग्लैंड क्रिकेट टीम के दौरा पाकिस्तान की मनसूखी में हमारा कोई किरदार नहीं है। और ख़बरें ये भी आ रही थी कि वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन भी नाराज़ हैं ECB से, और वो कह रहे थे कि पाकिस्तान से हमारे ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं आपके इस फैसले से। इंग्लिश बोर्ड ने किसी भी मरहले में हमें आगाह नहीं किया कि प्लेयर्स पाकिस्तान जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते, ये कहना है प्लेयर्स एसोसिएशन। बिल्कुल हमजा, और अगर हम दूसरी जाने बात कर लें कौमी T20 कप की, तो उसके सनसनीखेज मुकाबले जारी हैं। दूसरे रोज़ पहले मैच में सिंध ने सदर्न पंजाब को हराकर खाता खोल लिया, और अगर हम बात करें सदर्न पंजाब की तो पहले खेलते हुए सिंध को जीतने के लिए 176 रन का हदफ दिया था, जो कि सिंध की टीम ने 5 विकेट्स के नुकसान पर हासिल भी किया। और दूसरे मैच में आखिर में जाके वहाब रियाज की मदद से सेंट्रल पंजाब जो है वो भी कामयाब हो गई है और बलूचिस्तान से वो लोग जीत गए हैं। हम सारी सूरत हाल के ऊपर जो अब बड़ी हैपनिंग्स हो रही हैं, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट के हवाले से भी हैपनिंग हो रही है, और नेशनल T20 कप क्या बात है, बेहतरीन मयार है इसका, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एनालिस्ट अब्दुल गफ़ार साहब। गफ़ार भाई अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गफ़ार भी पहले बात कर लेते हैं इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की, जिन्होंने फ़ैसले कर लिए और अब बातें सामने आ रही हैं कि उन्होंने खुद से ही ये तमाम तर फैसले कर लिए, खिलाड़ियों से पूछा भी नहीं गया। अब इस तरह का मामला सामने आने के बाद फिर भी हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में खामोशी ही है, उस खामोशी को कैसे तोड़ा जाए? वालेकुम सलाम और सुबह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। और यकीनी तौर पर पाकिस्तान की जो डिसअपॉइंटमेंट थी, पहले न्यूजीलैंड और फिर इंग्लैंड उसके बाद, लेकिन हमने देखा कि जिस तरह इंग्लैंड से आवाज़ें उठी हैं, या उनके साबिक कप्तान हो माइकल अथर्टन हो या माइकल वॉन हो, या इसी तरह उनकी वुमेन टीम की कप्तान हो मार्क बुचर हो, बड़े बड़े अखबारात हो, आई थिंक इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की पोजीशन बहुत ज़्यादा डैमेज हुई है। और अगर आप देखें तो उनकी बाद में जो फॉलोइंग रिपोर्ट्स आई हैं, जिसके अंदर पहले तो उनकी, आपको याद है पाकिस्तान में जो बरतानी हाई कमिश्नर है, उन्होंने इससे लाताल्लुकी का इजहार किया कि उनकी कोई भी ऐसा जो है वो सिग्नल नहीं था, बल्कि ट्रैवल एडवाइजरी रिमेन द सेम। जो टेक्निकल बात है कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, बरतानिया, ये जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, ये अपनी ट्रैवल एडवाइजरीज को बड़ा फॉलो करते हैं। तो पाकिस्तान के लिए तो आपको याद होगा रेड लिस्ट से भी हमें उसी दिन, एक दिन पहले बल्कि इंग्लैंड ने आउट निकाल दिया था। दूसरी बात ये कि प्लेयर एसोसिएशन की जाने से बाद में लाताल्लुकी का इजहार, तो आई थिंक इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को ये वाज़ेह करना होगा कि उन्होंने किस बुनियाद पर ये फैसला किया। और ये मामला पाकिस्तान को, अब मैं क्या कहूँ, ICC में अगर उठाने की बात करें तो आज भी एक साउथ अफ्रीकन जर्नलिस्ट ने लिखा, और बहुत सही लिखा है कि कम से कम ICC वो लीडर नहीं है जिसको वर्ल्ड क्रिकेट की जरूरत है। फीफा में देखें ना कितनी स्ट्रिक्ट है, कोई मुल्क किसी मुल्क के खिलाफ मैच फोर्फिट नहीं कर सकता पॉलिटिकल बेसिस पे, आपको खेलना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर सियासत को खेलों से अलग रखा गया है। ICC रोल बड़ा यहाँ पर जो है वो कंट्रोवर्शियल है, बड़ा क्वेश्चनेबल है, उसके लॉज में या क्रिकेट को सोचना पड़ेगा, खासतौर पर पाकिस्तान और बहुत ऐसे कंट्रीज को, ऐसे ब्लॉक जिनको इस पर दूसरे ममालिक के जाने से डिस्क्रिमिनेशन का सामना है, क्योंकि ICC अपने रोल निभाने में नाकाम रहा है। अच्छा अब्दुल गफार साहब, क्रिकेट वेस्ट इंडीज़ की बात कर लेते हैं। वो पाकिस्तान कह रहे हैं कि पाकिस्तान समेत किसी भी टूर की कमिटमेंट जो है वो पूरी करने का उनका प्लान है। आप समझते हैं कि वेस्ट इंडीज़ की टीम जो दिसंबर में प्लान कर रही है, उन्होंने दौरा पाकिस्तान का वो वादा पूरा करेगी? देखिए, वेस्ट इंडीज उन मुल्कों में रहा है जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट की बुरे वक्त में मदद की है। अगर आपको याद हो, वर्ल्ड 11, PSL और के बाद जो टीम आई थी वो वेस्ट इंडीज की थी, और कराची में मुझे याद है उनके मैचेस हुए थे लिमिटेड ओवर्स के,
बहुत इंपॉर्टेंट है ये टूर पाकिस्तान के लिए। देखिए, मैं इस बात पे बिलीव रखता हूँ कि आपकी मॉरल विक्ट्री हो गई इंग्लैंड के खिलाफ, न्यूजीलैंड के ना आने से आपने सवालात भी सही उठा लिए, लेकिन असल बात है कि यू नीड क्रिकेट एट होम। आपको अपने मुल्क चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस सारी बातों में इस बात पर तवज्जो मरकूज किए रखें कि अगर कोई इंटरनेशनल टीम पाकिस्तान आएगी तो वही पाकिस्तान में क्रिकेट के रिवाइवल के साथ इन कंट्रीज़ को एक बड़ा भरपूर जवाब होगा। तो वेस्ट इंडीज़ हमारे दोस्त ममालिक में से एक है, हमने भी वहाँ रिसेंटली टूर किया है। हम इसके अलावा अपने प्लेयर्स भी वहाँ भेजते हैं, हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। वेस्ट इंडीज़ का दौरा पाकिस्तान बड़ी अहमियत का हामिल है 2 वजूहात की बुनियाद पर। एक तो इस सूरत में वो जो बारिश का पहला कतरा वो इनका टूर ही साबित होगा, फिर उसके बाद PSL 7 का इनेकाद होना है जनवरी में, राइट आफ्टर वेस्ट इंडीज टूर। तो आपको बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स आते हुए दिखाई दे रहे होंगे, और फिर ऑस्ट्रेलिया ने टूर करना है फरवरी में। तो आई थिंक दिस टूर इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर फॉर पाकिस्तान। ठीक है गफार भी, ज़रा ये नेशनल T20 कप के हवाले से भी बताइएगा, आपको प्रोडक्शन का मेयार कैसा लग रहा है, मैचेस कैसे लग रहे हैं? देखिए, अच्छा मेयार है, और थोड़ी सी मेरी रावलपिंडी वालों से गुजारिश ज़रूर होगी, बल्कि रावलपिंडी के अतराफ तो बहुत सारे और शहर हैं, बल्कि मैं तो हमजा आपको कहता हूँ, आप भी इतने क्रिकेट लवर हैं तो ज़रा संडे में आप भी जाइए ना लाहौर से पिंडी ड्राइव करके, हमारे फैंस को चाहिए कि बहुत सपोर्ट करें। नहीं, उसकी वजह पता है क्या है, आपके मैचेस पूरे इस वक्त जैम पैक जो है ना वो स्टेडियम दिखाई दे, ताकि दुनिया का पैगाम जाए कि एक तो सेफ है, आपने लोगों को अलाउ किया, नॉर्मली क्राउड आ रहा है, लेकिन मेरी अपनी ज़ाती राय में इससे बहुत ज़्यादा क्राउड आना चाहिए जितनी कैपेसिटी उस लिहाज से है, और आपको थोड़ा सा फैंस को यहाँ पर क्रिकेट को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि इन दी एंड ये नेशनल T20 इस पर पाकिस्तान के लिए एक इंटरनेशनल क्रिकेट की हैसियत ही रखता है, क्योंकि हमारे प्लेयर्स को वर्ल्ड कप से पहले आखिरी टूर्नामेंट मिला है। आप देखें, बहुत सारे प्लेयर्स बड़े जान मार रहे हैं। ये वाहिद T20 बड़े से बाद मुझे दिखाई दे रहा है जिसके अंदर तमाम पाकिस्तान के जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो पूरी कमिटमेंट से खेल रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप कॉर्नर पर है, 10 अक्टूबर तक वर्ल्ड कप में तब्दीली कर सकते हैं, तो सबको अपना चांस दिखाई दे रहा है। मेरी इत्तला के मुताबिक पाकिस्तान के वर्ल्ड कप स्क्वाड में 1 से 2 तब्दीलियां हो सकती हैं, इसीलिए अगर आप देखें तो हर प्लेयर अपनी पूरी कमिटमेंट से खेल रहा है, मेयार भी अच्छा है। आपको फखर की तब्दीली नज़र आ रही है, क्योंकि रमीज़ राजा खुद कह चुके हैं कि फखर होना चाहिए, फखर स्पिन को बहुत अच्छा खेलता है, लेग साइड पे अच्छे छक्के मार सकता है, ये वाली बात आपको फखर का लग रहा है। दूसरा, परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, तो आपको इस तरह का अभी तक कोई ये जो चलें अभी तो कम मैचेस हुए हैं, लेकिन हैदर ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली है, आपको उनमें पोटेंशियल नज़र आ रहा है कि कमबैक हो सकता है? खुर्रम मंजूर की बहुत अच्छी इनिंग्स थी कल की। देखें, जहाँ तक फखर जमान की बात है, चेयरमैन PCB ने अपने इंटरव्यू में एक तो बड़ी वाज़ेह इस तरह इशारा कर दिया, लेकिन मोहम्मद वसीम साहब मेरे इंटरव्यू में आए थे डॉन पर, तो वहाँ मैंने उनका इंटरव्यू किया तो मुझे उनकी बातों से अंदाजा हो गया था। अगले दिन मैंने डॉन अखबार पे खबर भी लगाई थी कि मुझे लगता है कि एक फास्ट बॉलर कम होकर फखर जमान टीम में आ सकते हैं, लेकिन खैर वो तो न्यूजीलैंड का मामला था, लग रहा था इंटरनेशनल क्रिकेट की बेस पे हम फैसला करेंगे, लेकिन सूरत हाल यकदम तब्दील हुई और हमने देखा कि फिर नेशनल टीम मुनक्किद हो रहा है। 1 से 2 तब्दीलियों के इम्कान मौजूद हैं। खुर्रम मंजूर बड़े अरसे से परफॉर्म कर रहे हैं। मुझे हवन यही हैदर अली को आपने कैसे जो है वो बिल्कुल ही आपने स्क्वाड में नहीं रखा, क्योंकि इंग्लैंड टूर तक वो आपके प्लान्स में शामिल थे। एक उनका प्रोटोकॉल का इशू हुआ कोविड के, और आप यही तो हम करते हैं कि हम प्लेयर्स को भूल जाते हैं। आपको मुश्किल वक्त में तो सपोर्ट करना होता है, और हैदर की आपने इनिंग भी देख ली, उनकी कैपेसिटी भी आपने देखी, उनका टैलेंट भी आप देख रहे हैं। इस वक्त मुझे हालात में तो उनकी एंट्री मुश्किल दिखाई दे रही है। हैदर की इनिंग्स को देखे तो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। शुएब मकसूद जो कि कप्तान भी हैं सदर्न पंजाब के, वो भी 2 मैचेस में कोई ख़ास परफॉर्मेंस भी नहीं दिखा सके हैं। और आज़म खान के हवाले से भी हमने बात करनी है। आज़म ने 20 गेंदों पर 20 स्कोर किया और बेस्ट स्ट्राइक रेट है उनका स्पिन के खिलाफ, ये मौक़िफ़ अपनाया गया था। गफ़ार भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे ही फिर आज़म के ऊपर इकरा बात कर लेते हैं। गफ़ार भाई, आज़म 20 गेंदों पर 20 स्कोर, बेस्ट स्ट्राइक रेट है स्पिन के खिलाफ, छक्का उन्होंने बड़ा अच्छा मारा था, लेकिन तनवीर भाई हमारे साथ थे, वो कह रहे थे कि क्या अगले स्पिनर ही लगाई रखेंगे अगर आपका आज़म खान सिर्फ स्पिन को ही अच्छा खेलता है तो? देखिए, मैं हर उस नौजवान खिलाड़ी को तो सपोर्ट करूंगा जो वर्ल्ड कप स्क्वाड में सिलेक्ट हो गया, लेकिन यहाँ पर किसी क्रिकेटर का कसूर नहीं है, वो भी जो एक यंगस्टर हो, क्योंकि ये उसके कैरियर का स्टार्ट है, टैलेंटेड है वो, लेकिन ऑब्वियसली देखिए यहाँ सिलेक्टर्स का काम बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम तो अगर सिलेक्शन ठीक नहीं होगी ना, तो आप अच्छे खासे प्लेयर को जिसने शायद 1-2 साल बाद पाकिस्तान के लिए खेलना भी हो, आप उसको इतना कंट्रोवर्शियल बना देते हैं उस बेचारे को जो है वो ना वो इधर का रहता है ना उधर का। क्योंकि अगर आप देखें तो थोड़ा सा जल्दी तो की है हमने, बहुत सारे प्लेयर में आदम भी शामिल है। मेरे ख्याल में आप उनको थोड़ा सा PSL में मजीद 1-2 साल देख सकते थे, आप उनको थोड़ा सा फर्स्ट क्लास में देख सकते थे।
हम जब जल्दी लेकर आते हैं ना प्लेयर, जल्दी लेकर आते हैं, उनके जुमले को कंप्लीट करते हैं, तो शायद हम उनके करियर के साथ जो है नाइंसाफ़ी कर रहे होते हैं। लेकिन इकरा बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, अभी टीम में कुछ तब्दीलियां हो सकती हैं और इसीलिए हम देख रहे हैं कि खिलाड़ी बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश भी कर रहे हैं। और यकीनी तौर पर नेशनल T20 कप में जो लोग परफॉर्म कर रहे होंगे, हमें अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो सकेगा कि किन लोगों को रखना चाहिए, किन लोगों को नहीं रखना चाहिए। तब्दीली कर भी दी जाए, इसमें कोई कबाहत नहीं होनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि पता नहीं पहले हमने कुछ कहा था, अब कुछ कहेंगे तो मज़ीद तनकीद होगी। पाकिस्तान के लिए बेहतर फैसले करना चाहिए। ईगो का मसला बिल्कुल भी नहीं इसको बनाना चाहिए, बहुत अहम चीज़ है। अब हैदर अली को हमने तैयार करते रहे, फिर हमने अचानक टीम से उनको आउट कर दिया। फ़खर जमान जो है रिजर्व्स में, अभी उस्मान कादिर को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा कि उस्मान कादिर जिस तरह से अभी नेशनल T20 चल रहा है, वैसे हम सब भी कुछ भी मैच चल रहे हैं, हम कहते हैं ना कि फेवरेट कौन सा, तो नेशनल T20 कप में कौन सी तुम्हारी फेवरेट टीम है? नेशनल T20 कप में वैसे मुझे सेंट्रल पंजाब की टीम जो है, जिसमें बाबर आजम जिसके कप्तान है, मुझे वो टीम बेहतर भी लग रही है। हसन अली भी उसके अंदर है और मुझे लगता है कि शायद वो जीत सकते हैं। लेकिन पहला मैच तो हार गए, दूसरा मैच बड़ी मुश्किल से ही जीते हैं। कल वहाब रियाज ने उनको जितवाया, जुनैद खान ने 9 बॉल की थी, जिसकी वजह से ये फ़र्क पड़ गया। खैर, आखिर में हम आपको बताते हैं आज दुनिया भर में फार्मासिस्ट का आलमी दिन जो है वो मनाया जा रहा है, जिसका मकसद फार्मासिस्ट के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ है। अच्छा, जब हम पाकिस्तान की अगर बात करें तो इस दिन की अहमियत और भी बढ़ जाती है। बैनुल-अक़वामी इदारा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी कम्यूनिटी सेहत के हवाले से बहुत से मसाइल का शिकार भी, और पाकिस्तान में कम्यूनिटी फार्मासिस्ट के किरदार को सिरे से कबूल ही नहीं किया जाता है। ऐसा ही है, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। गैर मुतल्लिका लोग इस शोबे में इस कदर मुदाखलत किए हुए हैं कि फार्मासिस्ट की बजाय आम अफराद अद्वियात की खरीदो फरोख्त और उसके गलत इस्तेमाल को तकवीयत दे रहे हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक फार्मासिस्ट को हेल्थ केयर टीम का हिस्सा बनाया जाए। अच्छा, और फार्मासिस्ट को चाहिए कि वो सेहत आमा में अपनी जिम्मेदारियों की शनाख्त करें और फिर भरपूर किरदार भी अदा करें। हाँ जी, तो ये आलमी दिन मनाया जा रहा है। हमें इजाज़त दीजिए, अब बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।